चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। सिक्योरिटी लॉ के अंदर अब हम एक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, पीआईवी। जिसका क्या नाम एग्जैक्टली, पीआईवी, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। क्या नाम है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। उसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला क्या स्टार्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, है ना। तो म्यूचुअल फंड इज अ पार्ट ऑफ पीआईवी, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। अभी हम बात करेंगे सबके बारे में। एंड पीआईवी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में याद रखिएगा, लगभग 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस पीआईवी पार्ट से आ सकता है। तो पीआईवी पार्ट का मतलब सब मिला के कितने चैप्टर्स, 5। उस 5 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, म्यूचुअल फंड, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो एक बार चैप्टर का नाम लीजिए जोर से, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। जरा बताइए तो म्यूचुअल फंड चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जोर जोर से। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता है, मैंडेटरी है। पढ़ लिया, चलो मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड का, तो इसका मतलब हम इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जरा पढ़ो, सबका नाम पढ़ो, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अरे जोर जोर से पढ़ दिया सबका नाम। इन सबका नाम जानते हो तुम लोग, इसमें से कितनों को जानते हो, सबको जानते हो, सबको नहीं। तो सबसे इसमें पॉपुलर कौन है, एलआईसी। सबसे पॉपुलर यूटीआई म्यूचुअल फंड है ना। तो मैं समझ गया, इसमें तो यूटीआई पॉपुलर नहीं तो तुम जानते रहते। अरे एलआईसी तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, इस वजह से लोग एलआईसी का नाम जानते हैं। पर म्यूचुअल फंड बिजनेस में सबसे बड़ा नाम किसका है, यूटीआई म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा नाम है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। म्यूचुअल फंड तो हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड कौन सा पार्ट के अंदर आता है, तो पीआईवी कहते हैं ना। देखो, सिक्योरिटी लॉ जब आप पढ़ते हैं तो सिक्योरिटी लॉ के अंदर अलग अलग पार्ट हैं। जैसे सिक्योरिटी लॉ का एक पार्ट शुरुआत का इंट्रोडक्शन है, जिसको हम जान पहचान का पार्ट बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो मार्केट से जान पहचान करवाता है, फिर इंटरमीडिएट से जान पहचान करवाता है, इंस्ट्रूमेंट से जान पहचान कराता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जान पहचान कराता है, स्टॉक एक्सचेंज से जान पहचान कराता है ना, डेपोजिटरी से जान पहचान कराता है। तो एक पार्ट होता है जान पहचान का, दैट इज इंट्रोडक्शन। फिर एक पार्ट आता है एग्जैक्टली पीआईवी का। पीआईवी का मतलब जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, है ना, आरईआईटी, आईएनवीआईटी, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, सीआईएस, ये सारी चीजें होती हैं। फिर एक पार्ट आता है आपका लिस्टिंग का, जिसके अंदर लिस्टिंग से जुड़े हुए 3 चैप्टर्स होते हैं। फिर एक पार्ट आता है पब्लिक इशू का। फिर एक पार्ट आता है मिसलेनियस का, जिसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, डेट मार्केट, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, है ना। तो ये जो सिक्योरिटी लॉ है, ये डिफरेंट पार्ट में बटा हुआ है। उसमें से एक पार्ट कौन एग्जैक्टली, पीआईवी। किसका एग्जैक्टली, पीआईवी। पीआईवी का फुल फॉर्म बताओ, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि पीआईवी होता क्या है ना। पहले इसका नाम होता था सीआईवी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। क्या नाम होता था, सीआईवी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। आप 2 एडिशन से पुराने बुक को देखेंगे तो उसमें मैं पीआईवी नहीं लिखता था, सीआईवी लिखता था, है ना। तो सीआईवी का नाम बदल गया, आजकल क्या नाम हो गया है, पीआईवी, पीआईवी। क्लियर है जी। तो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल पहले क्या होता है, उसके बाद म्यूचुअल फंड पे हम आएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते रहेंगे आप। देखिए, इसको सबसे पहले व्हीकल, व्हीकल का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ। अरे व्हीकल क्या होता है एग्जैक्टली, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के साधन को ही तो व्हीकल कहते हैं। व्हीकल का मतलब, जैसे व्हीकल का एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा, वाहन। तो वाहन का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ही तो होता है कि नहीं। अब देखिए, बोलोगे सर यहाँ व्हीकल का क्या मतलब है सिक्योरिटी लॉ में, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या पूल्ड इन्वेस्टमेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है,
पूल्ड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले पूल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है, पूल्ड का मतलब होता है जमा हुआ। क्या हुआ? कलेक्टिव। तो ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट इज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। क्या है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। जब भी हम बोले ना पूल्ड, पूल्ड का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। पूल्ड का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। तो देखिए, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट को एक जगह से उठा के दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब सिक्योरिटी लॉ में इन्वेस्ट करना। यहां व्हीकल का क्या काम है पहले बताइए? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब इन्वेस्ट करना। तो पहले यहां पे देखिए दो प्रोसेस में काम होगा। पहले कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाया जाएगा। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे लोगों से, मतलब छोटा छोटा पैसा बहुत सारे लोगों से। जैसे मालूम चला 1 लाख इन्वेस्टर हैं, 1 लाख इन्वेस्टर से 10-10 रुपया भी लोगे तो 10 लाख रुपया बन गया। तो 10 लाख इज वॉट? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। 10 लाख इज वॉट? पूल्ड इन्वेस्टमेंट। अब उस 10 लाख को उठा के आप क्या कर दीजिए? इन्वेस्ट कर दीजिए। तो हो गया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल या पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका दो फंक्शन होता है। पहले ये कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब वो पूल्ड इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूल्ड इन्वेस्टमेंट। और फिर उसको उठा के आगे क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए पीआईबी के नीचे मैंने क्या लिखा है, सो देखो क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो सुनिए, सबसे पहले ये क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा इनका? कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और फिर उसको उठा के क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो और अब समझ में आता जाएगा। तो जितने भी पीआईबी होते हैं वो दो ही काम करते हैं। पहले वो क्या करेंगे? लार्ज नंबर ऑफ पीपल से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी लेंगे तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा जिसको कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस। और फिर उस कॉर्पस को आगे क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो इंडिया के अंदर पीआईबी ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे कोर्स में कितने हैं? 5। सबसे पहला पीआईबी, सबसे पॉपुलर पीआईबी कौन है? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड को अगर मैंने पीआईबी बोला है, इसका मतलब है ये भी वही दो काम करेगा। पहले कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मींस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है जी? अब वो कैसे करेगा, क्या करेगा, इन सबका काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम का ऑब्जेक्टिव एक ही है। कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको क्या बोलेंगे? पूल्ड इन्वेस्टमेंट। पूल्ड इन्वेस्टमेंट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? कॉर्पस। कॉर्पस बनाएंगे और उठा के क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। क्लियर है? दूसरा वेंचर कैपिटल फंड, जिसका आजकल क्या नाम हो चुका है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। पहले वेंचर कैपिटल फंड नाम था, आजकल क्या नाम चल रहा है? AIF। थर्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। नंबर 4 REIT। नंबर 5 INVIT। अब REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना? INVIT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। वो चैप्टर का नाम है, आगे आपको मिल ही जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सब मिला के कितने हमें पढ़ने पीआईबी? 5। पहला बोलो कौन सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ा कौन? म्यूचुअल फंड। और जो म्यूचुअल फंड हम पढ़ेंगे, वो म्यूचुअल फंड के अंदर हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज पढ़ेंगे। जो म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट हैं वही सब पे लागू होंगे लगभग, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने आप में सबसे बड़ा पीआईबी है। तो जो बच्चा म्यूचुअल फंड को समझ गया वो बाकी चारों को भी आराम से समझ जाएगा, क्योंकि सबका काम करने का तरीका तो एक ही होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट इंट्रो बताता हूं, ठीक है? जहां पे आओगे वहीं पे खड़े रहना, अभी लेट कमर खड़े रहना क्योंकि पूरा जब इंट्रोडक्शन ही निकल जाएगा तो बाद में समझोगे क्या, है ना? ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड के बारे में शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। म्यूचुअल फंड जनरली इन्वेस्टमेंट कहां करता है, सो सुनिए। पहले तो ये क्या करेगा? कॉर्पस बनाएगा, और कॉर्पस बना के इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के हिसाब से इन पांचों का नाम अलग अलग है। अब जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होगा आपका सिक्योरिटीज मार्केट, वही शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, है ना? तो ये सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, मनी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत पैसा ये गोल्ड में भी लगाते हुए नजर आते हैं। आजकल इनको अलाउ कर दिया सिल्वर में भी पैसा लगाना, सिल्वर में भी पैसा लगाते हैं, और कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट जो आपको सेबी परमिट करे, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड है वो कहां से गवर्न होते हैं? सेबी से, तभी तो सिक्योरिटी लॉ में पढ़ रहे हैं। तो इनका इन्वेस्टमेंट कहां होता है, जल्दी बताओ? सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर या अदर इंस्ट्रूमेंट। इसमें ज्यादातर टारगेट इनका कौन रहता है? सिक्योरिटीज मार्केट, दैट इज शेयर मार्केट, दैट इज शेयर मार्केट, है ना? जहां पे आए वहीं पे खड़े रहिएगा, सीट के पास जाके खड़े हो जाओ, क्योंकि लेट कमर्स हैं। डेली मैं बोलता हूं फिर भी लोग नहीं समझते हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है जी?
तो इनका मेन टारगेट कहां है एग्जैक्टली? शेयर मार्केट, दैट इज सिक्योरिटीज मार्केट। तो म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेंगे, कॉर्पस बनाएंगे, और कॉर्पस बना के कहां इन्वेस्ट कर देंगे? सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आइए एआईएफ, जिसको क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल फंड। इनका जो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट होता है, ये होता है रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। क्या होता है? रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस। रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का मतलब है, जैसे ये स्टार्टअप में पैसा लगाएंगे। स्टार्टअप बहुत रिस्की होता है, स्टार्टअप बन भी सकता है बिगड़ भी सकता है, क्योंकि नया बिजनेस होता है, नई चीजें होती हैं, है ना। उसके बाद कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ये जनरली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं, ये प्रोजेक्ट के लिए। अब जैसे मालूम चला यहाँ से दिल्ली से आगरा तक के लिए कोई रोड बनना है ना, मान लो रोड में ताज एक्सप्रेस वे बनना है या यमुना एक्सप्रेस वे बनना है, तो उसका एक प्रोजेक्ट के नाम से निकालेंगे स्कीम, जैसे क्या नाम होगा? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। उस स्कीम में जो भी पैसा आएगा वो रोड बनाने में काम आएगा। रोड बनाने के बाद टोल के थ्रू जो भी पैसा आएगा वही इनके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? रिटर्न होगा। आरईआईटी नाम से लग रहा है, कहां पैसा लगाएंगे? रियल एस्टेट में। कहां लगाएंगे? रियल एस्टेट में। आईएनबीआईटी कहां लगाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, सेक्टर में। कहां लगाएंगे? इंफ्रा सेक्टर में। तो बात समझ में आ गई? पांचों का इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अलग अलग है, पर काम एक ही है। दो स्टेप में काम करेंगे। पहले ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। पूल्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कलेक्शन ऑफ, है ना, स्मॉल इन्वेस्टमेंट बट फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो अपने आप ही लार्ज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो, है ना, लार्ज कॉर्पस हो जाएगा। और लार्ज कॉर्पस बनाने के बाद वो अपने पास रखेंगे या आगे इन्वेस्ट कर देंगे? आगे इन्वेस्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अगर वो म्यूचुअल फंड है तो शेयर मार्केट में पैसा लगा देगा, अगर वो एआईएफ है तो रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में पैसा लगा देगा, अगर वो सीआईएस है तो स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट होगा उसमें पैसा लगा देगा, आरईआईटी रियल एस्टेट में लगाएगा, आईएनवीआईटी इंफ्रा सेक्टर में लगाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है पीआईबी के बारे में बहुत अच्छा समझ गए आप। अच्छा, पीआईबी में अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड पे मैं चलता हूं। पहले आपको जितना मैंने शॉर्टकट में लिख दिया उसको लिख लीजिए। एक बार आईडी कार्ड चेक कर लो इन लोगों का। ये खड़े रहना भाई, खड़े रहना है। मैंने बैठने के लिए बोला नहीं तो खड़े बैठ कैसे गए तुम? रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये जो अभी लेट आया अपने जगह पे खड़े रहोगे। यहाँ कोई बैठा है? चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तो पीआईबी समझ में आ गया? पीआईबी क्या होता है? ठीक है। एक बार आईडी कार्ड जिन बच्चों का बहुत बार बोलने के बावजूद नहीं है उनको क्लास से बाहर करो उठा के, तो ऐसे नहीं मानेंगे वो। यहां आ जाओ, आगे आ जाओ, यहां पे आगे खड़े हो जाओ। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। खड़े रहिए यहीं पे। आजकल बच्चों का पढ़ाई से फोकस हटके कहीं और ही फोकस रहता है आजकल, और अपने आप को शक्तिमान समझते हैं और होते हैं एकदम बिल्ली। अभी 2 केस हो जाएगा ना पुलिस थाना में तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरा करियर ही चौपट हो जाएगा, सीएस बनना ही भूल जाएंगे। हीरो बनने आए, हीरो, सब हीरोइज्म निकल जाएगा। इधर खड़े, उल्टा पढ़ोगे, इधर पढ़ो, इधर इधर प्रोजेक्टर इधर है। चलिए उतार लिया, चलो ठीक है। चलिए अब मेरी बात को ध्यान सुनो, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं उसको बाहर निकालो। ये देखो सरकार, अच्छा सरकार ने बोर्ड हटा दिया कि नहीं हटा दिया मेरा? सरकार ने सुना मेरा कुछ भी? सुना? एमसीडी ने कुछ सुना मेरा? हटाइए। जिनका आईडी कार्ड नहीं उनको बाहर करो।
कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा तुम लोग भी सह लो। कुछ लोग हीरोइन बन रहे हैं, कुछ लोग हीरो बन रहे हैं। तो आजकल उनको नहीं मालूम है कि हीरो वो होता है जो सक्सेसफुल होता है लाइफ में, जो कुछ डिग्री हासिल कर लेता है। पता नहीं, मेरे पास इतना कुछ है फिर भी मैं घमंड नहीं करता हूँ। कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं है फिर भी घमंड करते हैं। मैं तो दिखाता भी नहीं हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जिस पेड़ पे ज़्यादा फल होते हैं वो झुक जाता है, तो लोगों को लगता है वो झुका हुआ है, अरे फल ज़्यादा है उसको, इसलिए वो झुका हुआ है ना। हाँ, और जो झाड़ियाँ होती है ना एकदम खड़ी रहती हैं, है ना, कोई भी बैल आके खा लेता है 1 मिनट में। जल्दी जल्दी बिना आईडी कार्ड वाले सबको बाहर करो। उन सबको बोलो वहां से बनवा के लाएंगे हेड ऑफिस। आप सबको को आधार कार्ड देना है, मालूम है ना। यस, अगली क्लास से आप आधार कार्ड लेके आएंगे, अपना फोटो लेके आएंगे, केवाईसी होगा। और उसके बाद फिर वो अभी सरकार बहुत टाइट है, अब एक एक बच्चों का केवाईसी मांग रहे हैं वो हम लोगों से। जी सच में। आपको अभी मालूम नहीं क्या चल रहा है, पूरा लक्ष्मी नगर देख लो शुरू से अंत तक क्या चल रहा है। सरकार रूल बुक उठा के एक एक रूल चेक कर रही है, और एक एक रूल में ये भी है कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उसको अपने स्टूडेंट का सारा डेटा होना चाहिए। सब कुछ अभी याद आ रहा है। अभी देखो तुम बोर्ड हटवा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, देख रहे हो। क्योंकि अभी G20 सबमिट होना है ना, तो इंटरनेशनल लोग आने वाले हैं, तो इंटरनेशनल लोग लॉ के हिसाब से चलते हैं। तो वो ये दिखा रहे हैं कि हम भी लॉ के हिसाब से चलते हैं। तो लॉ की बुक बहुत दिन के बाद MCD में निकला है, और वो निकाल के एक एक लाइन चेक कर रहे हैं। मतलब अगर जोर से अभी खांस दोगे ना तो भी बोल देगा, नोटिस भेज देगा, सील कर दूंगा। अभी ऐसी हालत है। तो अभी हर जगह भयंकर रूल की चेकिंग चल रही है। और इसमें अभी अभी कोई भी बच्चा मान लो यहाँ मारपीट कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसको कैसे खोजेंगे। मान लो FIR कॉपी भेजना, कहाँ भेजेंगे। पुलिस थाने में उसका नाम देना, पुलिस वाला सबसे पहले हमसे पूछता है कि आपने अपने बच्चों का KYC किया है क्या। तो सबसे पहले तो हम लाइबल हो जाते हैं। अरे कोई भी आ सकता है, कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है क्लास को। तो इसलिए भाई आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगली क्लास में एक आधार कार्ड का फोटो स्टेट, एक छोटा सा फोटो आप स्टेपलर करके दे देंगे, हम रख लेंगे। कुछ भी ऐसा वैसा होगा हमको कुछ नहीं करना, हम पुलिस को दे देंगे, ये बच्चा ले जाइए इसको। अरे इतना ही करना है ना। और हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ाने वाले लोग हैं, हमको पढ़ाई लिखाई करना है कि बीच में पंचायत करना है बैठ के। जो जो इन्वॉल्व है भाई लीजिए, इसको उठा के ले जाइए, देखा अपना वो देखेगा, जो दमदार होगा अपना जीत लेगा उधर थाने में जाके। मेरे से क्यों जीतेगा, मैं पढ़ाने वाला आदमी हूँ, मेरे टेस्ट को दो, मेरे टेस्ट को पास करो तो तुम मुझे जीत जाओगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। बाकी चीज जीतना तो थाने में जाके जीतिए, माता पिता देखेंगे। चलिए ये समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या स्टार्ट करना है। म्यूचुअल फंड है ना, तो चलो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले PIB देख ले एक बार, PIB का लाइन बाय लाइन आ जाओ। सबसे पहले पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होता है एग्जैक्टली, एक फंड होता है जो ट्रस्ट के रूप में भी बनाया जा सकता है और जो अदरवाइज भी बनाया जा सकता है। जो ट्रस्ट के रूप में भी बनाया जा सकता है और अदरवाइज भी। अदरवाइज का मतलब क्या वो जरूरी है हमेशा ट्रस्ट हो, या कंपनी भी कभी हो सकती है, और भी बॉडी कॉर्पोरेट्स वो हो सकते हैं। तो ज्यादातर वो ट्रस्ट होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं वो ट्रस्ट होते हैं। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहा है PIB का, जैसे कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे कि CIS, जैसे कि कोई बिजनेस ट्रस्ट, है ना, ये सब है एग्जैक्टली। बस जरूरी ये है ये सारे के सारे किसके साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। किसके साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी PIB हैं क्या वो अनरजिस्टर्ड होंगे या सेबी रजिस्टर्ड होंगे। क्योंकि देखो ये सब भी तो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी। तो सेबी से तो इनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगला, अच्छा एक बात बताइए, नीचे जितना इन्होंने कितना नाम दिया, 1 2 3 4, बस 4
मतलब 4 ही लोग पीआईबी हैं या और भी लोग पीआईबी हो सकते हैं? आइए। और सच अदर फंड जिनका 2 काम है, बताओ पहला क्या काम? विच रेजेज और कलेक्ट मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर, ये हो गया स्टेप नंबर 1। क्या ये कॉर्पस बनाना हुआ? यस। एंड इन्वेस्ट सच फंड इन अकॉर्डेंस विद सच रेगुलेशन, ये हो गया सेकेंड। ये हुआ ना व्हीकल वाला काम। व्हीकल का मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना, ये लिखा हुआ देख लो। तो कहीं ना कहीं यहां पर इन्होंने क्या बता दिया? फंक्शन बता दिया। क्या बता दिया? फंक्शन बता दिया। किसका एग्जैक्टली? आपका पीआईवी का। तो पीआईवी का डेफिनेशन तो मुझे याद हो गया। सबसे पहले बताइए ये एससीआरए की किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज डी ए। तो ये शुरू से था या बाद में जुटा है? बाद में जुटा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए आप। तो चलो भाई, पीआईवी का एक बार डेफिनेशन जल्दी से बता दो। पीआईवी का मतलब कोई भी ऐसा फंड जो स्टैब्लिश हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट या इन द फॉर्म ऑफ अदरवाइज, जैसे कि म्यूचुअल फंड, एआईएफ, सीआईएस, बिजनेस ट्रस्ट, है ना। बाकी जरूरी यह है कि सेबी के साथ क्या हो? रजिस्टर्ड हो। और बहुत बार सच अदर फंड जो 2 काम करते हैं, अपना पहले बहुत वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर से छोटा छोटा पैसा ले लेके क्या बनाते हैं? कॉर्पस, और उसको आगे वो क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यही कहानी है। तो याद रहेगा तुम लोग को? ठीक है, तो एक बार इसको बढ़िया से याद फिर से करने की कोशिश करो। देखिए भाई, सीएस बहुत टफ कोर्स है। यहां पे वही बच्चा पढ़ पाएगा जो डिसिप्लिन्ड है। इनडिसिप्लिन बच्चा के लिए तो कोई भी स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो जो बेचारा डिसिप्लिन्ड है वो रगड़ता रहता है 3-3 साल, तो सीएस नहीं होता जी। मैं जानता हूं ना, यहां लोग दूसरे की बात कहां मानते हैं। यहाँ पे जो बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत मेहनती है, जिसके घर बार में बहुत दिक्कत है, माता पिता का इज्जत कर रहा है, माता पिता के लिए कुछ बनना चाह रहा है, ऐसा बच्चा घिसता रहता है 3-3 साल, तब जाके सीएस बनता है। और यहाँ हल्का मिजाज वाला बच्चा कभी जिंदगी में सीएस नहीं बन सकता है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है ज्यादा बोलेंगे तो हम छोड़ देंगे कोचिंग। छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कंपनी सेक्रेटरी हूँ। कोचिंग नहीं चलेगा, फॉर्म चलेगा। कोई किसी का किस्मत रोक देगा क्या? हाँ, लेकिन तुम मेरे से नहीं पढ़ोगे, कहीं और पढ़ोगे, और जहां गलत पढ़ाया गया तुम्हारा किस्मत जरूर हिल सकता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पहले बताइए आप। तुमको अच्छा लग रहा है तभी मेरे से पढ़ रहे हो, तुमको उठा के नहीं लाया गया यहाँ पे। क्या मेरे कोई स्टाफ किसी बच्चे को उठा के लाया कि घर से उठा के ले आया हो? तुम अपने मर्जी से आए हो, अच्छा लगा होगा तभी आए हो, ट्रायल क्लास लिए हो तभी फीस दिए हो। तो ये धमकी अगर कोई देता है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो यू आर मोस्ट वेलकम, जल्दी से भागो। कम से कम अच्छा ये है कि मेरा इन्वायरमेंट खराब करने से अच्छा दूसरे का खराब करोगे, वो तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो इतने बड़े लेवल पे आने के बाद भी मैं किसी का सह लूँ तो बेकार वाली बात है ना। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? एक तो सरकार से परेशान है इंसान, नहीं, एक तो सच में एक तो सरकार से परेशान है। सरकार से कोई जीत नहीं सकता। अभी मैं किसी हीरो को बोल दूं जाओ सरकार से लड़ो मेरे लिए, लड़ लेगा वो, 2 मिनट में जेल। तो मेरे लिए कोई हीरो नहीं है, लेकिन अपने अपने कहानी में सब हीरो बनना चाह रहा है। तो कोई मतलब है क्या? अगर हीरो हो तो बचा के दिखा दो कोचिंग। हाँ, कोचिंग को बिगाड़ जरूर देंगे हम, बचा नहीं सकते कोचिंग को। जिस टीचर ने थोड़ा सा भी बुद्धि दिया, उस बुद्धि के लिए हम टीचर को बचा नहीं सकते, लेकिन उसको बिगाड़ जरूर सकते हैं। बताइए, ऐसे बड़ा बड़ा भाषण मारेगा, हम सर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिगाड़ देंगे इनको। अभी कोई कितने बच्चे वहां पे खड़े होंगे, अभी जब मेरा बोर्ड उतरेगा तो सब देख देख के फोटो खींच के जा रहा था। बुराई चीजों का फोटो खींचना चाहिए। अगर बोर्ड उतर रहा है तो सब फोटो खींचना चाहिए, लेकिन लोग इस बात को फोटो खींच खींच के वायरल कर रहे हैं, देखो बोर्ड उतर गया, बोर्ड उतर गया। बताइए, तो बोर्ड सिर्फ मेरा थोड़ी उतरा, सबका उतरा है। अगर सील होगा तो सिर्फ मेरा ही थोड़ी सील होगा, सबका सील होगा। अरे भाई, कुछ ना कुछ लॉ का कॉन्ट्रावेंशन चल रहा होगा तो ना। सरकार को यह भी तो सोचना चाहिए कि तुमने बनने कैसे दिया तब। क्यों उस समय आपको लॉ याद नहीं आया? जब लक्ष्मीनगर बस रहा था उस समय तो आप देखे नहीं, लेकिन उजाड़ने के लिए जरूर आ गए। अब आपको मालूम नहीं है कि अगर छोटे छोटे कोचिंग, जैसे हम लोग छोटे छोटे कोचिंग, अनअकैडमी और कौन कौन है, इन सबके सामने तो छोटे छोटे ही हैं हम। अगर हमारे जैसे कोचिंग बंद हो जाएंगे ना, तो सबसे बड़ा असर किस पर होगा? मैं तो सीएस हूं, मैं तो फॉर्म चला लूंगा, तो असर तुम लोग पे होगा। फिर वही अनअकैडमी और बड़े बड़े कोचिंग बचेंगे और फीस इतना कर देंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव 1 लाख देना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपटीशन रहेगा ही नहीं। जितने छोटे कोचिंग है उसको तो बंद करवा देंगे आप, तो छोटे कोचिंग हो जाएंगे बंद, तो बचेंगे सिर्फ कौन? अनअकैडमी, और वो किसी भी गधों से घोरों से पढ़वाएगा, लेकिन 1 लाख रुपया फीस लेगा और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग बचेगा ही नहीं। जब कल नोटिस आया, मैंने मकान मालिक को नोटिस भेजा, मेरा मकान मालिक ये लाइन बोला कि जिस हिसाब से छोटे छोटे कोचिंग को टारगेट कर रहे हैं लक्ष्मीनगर में, ऐसे तो सिर्फ बड़े कोचिंग बचेंगे जो तुम्हारे प्रीत बिहार में है। वो जो बड़ा बड़ा कोचिंग है जिनको ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट मिलता है इन लोग को, आपको मालूम है ये जितने भी अनअकैडमी है, 1000 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है। आपको लगता है कि टीचर सब मिलके बनाया है? वो इन्वेस्टर्स बनाए हैं। तो इन्वेस्टर कहां बच्चों का दर्द समझ पाएगा? वो तो इन्वेस्टर है, उसको तो प्रॉफिट से मतलब है।
सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? मैं तो टीचर हूं, सीएस हूं, इसलिए तुम्हारे दर्द को समझता हूं और तुम्हारे हिसाब से फीस रखता हूं, तुम्हारे हिसाब से चीजों को चलाता हूं। लेकिन आपको लगता है कि अनअकैडमी का ओनर समझता भी होगा सीएस क्या होता है? आप जरा सोचिए। तो ये टारगेट है कि छोटे छोटे जितने भी हैं इनको बंद करो, और ये जो जितने बड़े बड़े हैं, अनअकैडमी है और बताओ कौन कौन है, बायजू है, ये सब है, इन लोगों को सिर्फ यहां रहने दो जिससे कि दिल्ली सुंदर लगे। ये छोटे छोटे कोचिंग वाले 10 बोर्ड लगा के गंदा कर रहे हैं। तो अब ये हालत हो गया है यहां पे। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो अपने कोचिंग को बचाने के लिए खड़ा हो जाए। ये सब होता है बिहार में। बिहार में क्या होता है कि एक टीचर को कोई छू दिया तो सारा स्टूडेंट खड़ा हो जाता है। यहां तो स्टूडेंट गर्लफ्रेंड के चक्कर में टीचर को मारने के लिए तैयार है। यहां तो उल्टा कहानी है। समझ रहे हो आप? अब क्यों बिहार के लोग आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं? क्यों यूपी का बच्चा सब आईएएस ऑफिसर बन जाता है? क्योंकि कम से कम अपने टीचर की इज्जत करता है। आप जाके देखिए, आप बिहार में चले जाइए, वहां का टीचर अभी भी बच्चों को पीट देता है, लेकिन किसी बच्चे का हिम्मत है कि वो कुछ बोल देगा? अपने माता पिता से ऊपर का दर्जा देता है सीएस, मतलब टीचर को। आज जो टीचर हैं, क्या नाम है उनका, खान सर। खान सर अगर दिल्ली में होते तो लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन आज वो इतने बड़े आदमी बन गए क्योंकि उसके सामने स्टूडेंट अच्छा था, और कितनों को डीएम बनवा दिए, कितनों को एसपी बनवा दिए, कितनों को पुलिस की नौकरी दिलवा दी, है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। लेकिन यहां का बच्चा सब तो अलग ही दुनिया में है। अभी 4 बच्चों का आईडी कार्ड के लिए भेज दिया होगा, अभी 17 गाली नीचे खड़ा होकर दिया होगा। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि इतने दिन से बेचारा टीचर बोल रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी आती है। अच्छा बताओ, एक बच्चे को मैं अलाउ कर दूं बिना आईडी कार्ड का, दूसरा बच्चा जो आईडी कार्ड पहना वो बेवकूफ है, इसका मतलब ये मतलब हुआ ना? और इतने दिन से बोला जा रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा, यहां के बच्चे तो खड़े होने में भी आलस करते हैं। जैसे टीचर आ जाओ खड़े हो जाएं, उसमें तक आलस करते हैं। तो क्या टीचर के लिए ये लोग कभी खून बहाएगा और कभी पसीना बहाएगा? अब मैंने रात का रिवीजन लिया। क्या आप जब यहां पे एडमिशन कराने आए थे कहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में मैं रात भर जगूंगा तुम्हारे लिए? लेकिन लिया। तो भाई वही है, मैं पहले बोलता नहीं था। 2019 के बाद तो परिस्थिति ऐसी होगी, मैं बोलना ही बंद हो गया। लेकिन 2019 से पहले आपने देखा नहीं कि मैं क्या करता था। इतने बार बोला जाता है कि आईडी कार्ड पहन लो, और लोगों में एक थोड़ा सा सेंस ऑफ गिल्ट नहीं रहा आज की दुनिया में। एक चीज मैंने देखी, गिल्ट नहीं है। अरे भाई, लोगों, हीरोइन को भी समझना चाहिए कि तुम किसको हीरो बना रही हो, और हीरो को भी समझना चाहिए कि वो हीरोइन बनने लायक है कि नहीं। बहुत सारे फिल्मों में ऐसा हुआ, हीरोइन के चक्कर में हीरो मरा भी है, और जो हीरो मरा है तो हीरोइन तो जिंदा रह गई, लेकिन माँ बाप का क्या हाल हुआ उस हीरो के? माँ बाप ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तुम्हारे ऊपर, पैसा भी और टाइम भी। हमेशा माँ बाप की नजर से अपनी जिंदगी को देखना चाहिए। सही बोलना कि नहीं बोलना, पहले बताइए। आज आप यहां मारपीट कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, रोड पे कर लेंगे, चोट लग जाएगा, आपको सबसे ज्यादा दर्द आपके माँ बाप का होगा कि मेरे बच्चे को दर्द हो गया। लेकिन माँ बाप को कितने लोग सोचते हैं यहां पे? कोई सोचता है माँ बाप के बारे में? बहुत कम लोग सोचते हैं माँ बाप के बारे में। वो 3 घंटे की फिल्म होती है भाई, 3 घंटे के बाद हीरो के साथ क्या होता है कुछ पता नहीं है। तो इन सब चीजों को समझिए और देखिए, यहां औकात सबके पास है और बड़ा बड़ा लेवल पे है। 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि औकात खो दिया होगा मैंने। मेरी तो दीदी पार्लियामेंट में आईएएस ऑफिसर था। मैं तो अगर देखना चाहूं तो क्या से क्या कर दूं किसी का, लेकिन मैं हेल्प नहीं लेता किसी को, क्योंकि मुझे अपने दम पे खड़ा होना है। बैसाखी लेके चलूंगा तो हमेशा अपाहिज रहूंगा, बैसाखी छोड़ूंगा तो अपने पैर पे खड़ा होऊंगा। क्यों? आज जो भी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, क्या मैं रुकवा नहीं सकता? अपने लिए रुकवा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं रुकवा। देखता हूं क्या होता है। सबके लिए हो रहा तो मेरे लिए भी हो रहा है, कुछ भी होगा सबके लिए होगा। देखते हैं कहां तक हम झेल पाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं स्विमिंग करने के लिए जाता हूं आजकल, और मेरे से होता नहीं है। मतलब जहां वो ज्यादा पानी में ले जाता मेरे से होता नहीं है। तो मैं कल ना हिम्मत हार गया, डूबने लगा। फिर जाके मुझे ट्रेनर से ट्रेनर बचाया, लेकिन मैंने कहा कि चलो भाई, लेकिन सीख के तो रहूंगा, चाहे 4 महीना लगे, 8 महीना लगे, हिम्मत तो नहीं हारूंगा। तो भाई हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी को। क्यों? बहुत लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। मॉडल फर्स्ट का एग्जाम खराब गया, कोचिंग स्विच कर लिया, वहां जाके तो कंपनी सेक्रेटरी बन चुका होगा वो लोग। 250 पेज का कंपनी लॉ पर के वो कंपनी सेक्रेटरी बन रहा है, और मेरे यहाँ 1400 पेज का कंपनी लॉ पर के वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं बना था। तो मैं क्या करूं? पेशेंस दुनिया में सब ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, सीएस एबिलिटी भी यहीं पढ़ा, एग्जीक्यूटिव भी यहीं पढ़ा, प्रोफेशनल भी यहीं पढ़ा, और सीएस बन के घूम रहा है। और ये जो इधर उधर अभी फिर से फेल करेगा, तीसरा कोचिंग ढूंढेगा।
करो भाई, कोई बात नहीं। लेकिन 1 मिनट भी बच्चा ही नहीं सोचता है कि ऐसे ही सर को परेशानी है, 10 तरीके का दिक्कत चल रहा है अभी ना, अपना आज तो हीरो बन के ही दिखाऊंगा। बन जा हीरो। मैंने भी जिंदगी में बहुतों के लिए हीरो बना, सब छोड़ के भाग गई मुझे। मैंने तो एक आपको विश्वास नहीं होगा, एक मतलब बड़ा अच्छा शायरी है कहीं पे भी, कि जब किसी को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसकी दूसरे जगह शादी कराने में लग जाती है। तो अब जाके मैं समझ गया, मैच्योरिटी यही है कि भाई इन सब चीजों में कुछ रखा नहीं है। लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, 100 लोग आपके पीछे रहेंगे, है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात है, लोगों को भी समझना चाहिए, जो आपके लिए मारपीट कर सकता है वो आपके साथ भी मारपीट कर सकता है। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा। लोगों को यह समझ में नहीं आता कि मारपीट करते समय आंख पे लग गया तो, आंख फूट गया तो गए ना, अंधे हो गए ना, बन जा सीएस। सीएस ही नहीं, कुछ नहीं बन पाएगा। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं, और सीएस पढ़ाई लिखाई का कोर्स है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलना, पहले बताइए। सीएस में, अच्छा सीएस कोर्स का मतलब क्या है पहले बताइए। इज इक्वल टू सीएस कोर्स इज इक्वल टू क्या? पढ़ाई लिखाई का कोर्स ना। कुछ लोग तो लेट आने में रिकॉर्ड खड़ा कर रहे हैं। इन लोगों को एक पैर पे खड़ा करो। जो ज्यादा लेट हुआ है तो एक पैर पे खड़ा होगा ना। म्यूचुअल फंड चैप्टर तो हो गया ना हमारा, तो ये लोग क्या आगे करेगा? अब एआईएफ पढ़ेगा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। कहां रहते हो भाई तुम लोग? एक होता है गिल्ट, होता है लाइफ में गिल्ट, मेरे से गलती हुई। लोगों में गिल्ट तक नहीं है। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं ही नहीं, आजकल यूट्यूब पर देखिए जितने बड़े लोग हैं इस जनरेशन को गाली दे रहे हैं कि हमारे समय में ऐसी स्थिति नहीं थी। और सबसे फेलियर जनरेशन ये होने वाला, कोरोना के बाद वाला। पहले का बच्चा खुद रिवीजन करता था, मेहनत करता था, आजकल रिवीजन मैराथन देखूंगा। अब फेल 4% रिजल्ट, 8% रिजल्ट। कोई यूट्यूबर को जाकर गाली देता है कि तुमने बोला था कि हमारा वीडियो देख लिया तो 25 मिनट में 50 मार्क्स पक्के आ गया, 50 मार्क्स। ऐसे यूट्यूबर को पिटना चाहिए कि नहीं पिटना चाहिए? पहले बताइए। बच्चों के साथ गलत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कर डाला तो 5 मार्क्स पक्के, और वो उससे क्वेश्चन ही एग्जाम में नहीं आता। 14 घंटे 100 मार्क्स पक्के। कहां 14 घंटे में 100 मार्क्स तो नहीं आता किसी को, और आता है तो फिर रिजल्ट खराब कैसे हो रहा है? 4% रिजल्ट कैसे हो रहा है? 8% रिजल्ट कैसे हो रहा है? ये ठग रहे हैं लोग। ये अपना बस यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। उनको हर मंथली पैसा आता है यूट्यूब से। और ऐसा ऐसा यूट्यूबर को देखा, एग्जाम के समय में बाल कैसा रखें जी। मैंने तो बोला मैं बाल हटवा लो भाई, बाल का टेंशन ही खत्म करो, पढ़ाई पर ध्यान रखो जी। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं, एग्जाम टाइम आते ही बाल ही हटवा लेते हैं। करा घर में ही रहना है, बाल हटाने का मतलब तेल लगाने का झंझट खत्म, कॉम्ब करने का झंझट खत्म, शैम्पू करने का झंझट खत्म, उठे सीधा फ्रेश है जी। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, आपको मालूम नहीं है। जो आईएएस सब बनता है ना गरीब परिवार का, पूछना वो सब कैसे पढ़ता है। बिहार, झारखंड और जितने भी ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं वहां के बच्चे कैसे पढ़ते हैं जरा पता करना, और आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। और वही आईएएस ऑफिसर एमसीडी में बैठ के हमारे जैसे पढ़े लिखों की बैंड बजा देता है। तो सोचिए, मैं ताकतवर हुआ कि वो ताकतवर हो? वो ताकतवर हुआ ना। दुनिया में सबसे बड़ा पावर पेन का होता है, कलम का होता है। हाथ मुट्ठी तो सबके पास है, अपना हाथ नहीं तो दूसरे को पैसा देके पिटवा देगा। अच्छा मुकेश अंबानी, आपको लगता है कि क्लास में किसी भी बच्चे से लड़के जीत पाएगा? लेकिन अगर एक पेन चला दिया तो उसका खानदान उड़ा देगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो यहां लोगों को लगता है बाप रे बॉडी वॉडी बना लिया, मैं 2 फैट मारूंगा मर जाएगा। समझ रहे हो? और उसको मालूम नहीं है कि आईएएस ऑफिसर एक लाइन चला तो दिया लक्ष्मीनगर में, बस एक बार साइन किया होगा, हटाओ, हट रहा है पूरा। क्रेन ला के लक्ष्मीनगर को हटा रहा है। अरे क्रेन, बड़े बड़े क्रेन आए हुए हैं, और करोड़पति अरबपति लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप किस दुनिया में? सबसे बड़ी बात, एक थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सा गिल्ट होता है कि मेरे से थोड़ा सा, वो उसका ध्यान रखूं मैं। तो आईडी कार्ड क्या किया भाई तुम ले लो, क्या 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 मन में चल रहा है लोगों के? क्यों खड़ा है वहां? खड़ा क्या भाषण सुन रहा है?
नेक्स्ट क्लास में। क्यों, आज क्या हुआ, रोड बंद है क्या वहां हेड ऑफिस तक का? मुझे लगा कि सब बच्चे को तो शर्म महसूस हुआ होगा, हेड ऑफिस से आईडी कार्ड लेके आएगा। कितने बच्चे हैं भाई, सुनते सुनते प्लान बना लिए कि आज उतरने दो, नीतीश कुमार जायसवाल को पीट डालूंगा इधर ही। कितने नीतीश कुमार जायसवाल को पीटोगे? बोलने वाले तो हमेशा मिलते रहेंगे, गलती करते रहोगे, बोलने वाले मिलते रहेंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है मेरा जनरेशन बहुत अच्छा था, मेहनती था, बन गया सीएस। अब सीएस बन गया तो बन गया ना, सही बोल रहे हैं। एक सीएस के लिए ना प्लान भी हमेशा तैयार रहता है, प्रैक्टिस। बुरे से बुरे वक्त में प्रैक्टिस करूंगा, कौन क्या कर लेगा, साइन करने का पावर है। लेकिन तुम लोग के पास तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, तुम लोगों को तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत फोकस रहने की जरूरत है। और प्लीज इन सब चीजों में मत रहिए। मैंने बहुतों को देखा है, सीएसडब्ल्यूटी में लोग जान दे रहे थे, फेल कर गए, एक सीएसडब्ल्यूटी में रह गया, एक एग्जीक्यूटिव में पहुंच गया, दोस्ती खत्म। कोई परमानेंट नहीं है भाई, याद रखिएगा। दुनिया में मेरे से अच्छा एक्सपीरियंस किसी का नहीं है। 1 मिनट में बेवजह रीजन देख के लोग छोड़ के चले जाते हैं और आप रोते रह जाते हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलना, पहले बताइए। और उसके लिए अगर कुछ खो दिया हो लाइफ में तो आपको समझ में आता है कि गलत किया था मैंने। वो अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। जिसको छोड़ना होगा ना आपको, बेवजह का रीजन देके जाएगा, और छोड़ देगा तो छोड़ देगा। इस देश में आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, और जो लोग जबरदस्ती करते हैं वो जिंदगी भर जेल में रहते हैं, है ना। फ्रिज वाले सब है ना जेल में, फ्रिज वाला है, मटका वाला है, क्या क्या बोले थे तुम लोग। पैर दर्द कर रहा है खरे खरे, वही पैर तेज चला ली होती तो आज तुम बैठी होती। बोलने वाले सब गजब है, मेरे स्टाफ सबको बोलते हैं सर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, सर को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन बस पहले सर तो अब बाद में, पहले अपना देख लूं। अब आपको विश्वास नहीं होगा, अपने जमाने में मैं भी बदमाश बन सकता था, बना भी। आप जाके सेंट्रल पब्लिक स्कूल सीपीएस समस्तीपुर में पूछ लीजिएगा। मैं क्लास 8-9 तक बदमाश ही था, अब और बड़ा भयंकर बदमाश था। तभी तो मुझे उठा के दिल्ली भेज दिया गया, घर पे नहीं रखा गया। नहीं तो मैं तो घर पे नहीं रहता, इकलौता बेटा होने के बावजूद मुझे घर से दूर रखा गया हमेशा, और हॉस्टल में रखा गया क्योंकि मैं बदमाश था। लेकिन अब जब भी बदमाशी करता हूं तो मैं, मेरे दिमाग में मम्मी जो पापा हैं वो आ जाते हैं कि अगर मुझे कुछ होगा तो उनको दुख होगा, और इस वजह से मैं अपने हाथ को रोक लेता हूं। क्या आईडी कार्ड बनवा के ले आए? देखो ये तो आईडी कार्ड बनवा के ले आया। बैठो, तुम दोनों बैठो। तुम आईडी कार्ड बनवा के ले आए? तुम्हारे पास था तो फिर तुम कहां चले गए थे? अच्छा, करो भाई करो। यूट्यूब पे तो कुछ लोग सिर्फ ये देखने आ गए कि आदमी गुस्सा कैसे होता है। अभी जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो कम लोग थे। वो एक फिल्म आई थी महेंद्र सिंह धोनी की कि माही मार रहा है, तो एकाएक क्या हुआ, फील्ड में लोग जुटने लगे। तो यहां पर कोई बोला होगा अभी, सर एकाएक भीड़ बढ़ता देख रहा हूं मैं यूट्यूब पे। अजीब ही जमाना है भाई आजकल। 100 बात की एक बात है भाई, फोकस्ड रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना। और नहीं पढ़ाई करना है तो एक बड़ा गैंगस्टर बनो, कम से कम तुम्हारा नाम लेके मैं भी कहीं ना कहीं फिरौती ले लूंगा कि मेरा स्टूडेंट है ये। तो कुछ भी बनो तो अच्छे से बनो ना यार। गुंडा बनो तो भयंकर गुंडा बनो, और नहीं अच्छा ही बनो तो बहुत अच्छा बनो। बीच वाले मत बन के रहो, बीच वाले बनने बेकार है वो। या तो हम अच्छे ही होंगे या हम बुरे ही होंगे, बीच वाले का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर सच में पढ़ना है और सीएस बनना है, एक लड़की को ऐसे ही मैंने डांटा था शुरू में, हमेशा बताता हूं मैं, मेरा पहला ही बैच था। अब मैं बड़ा स्ट्रिक्ट था, 2016-17 तक मैं बड़ा स्ट्रिक्ट था, मैं हंसता ही नहीं था, मेरा एक भी फोटो, सब फोटो कट आता था। एक बच्ची को खूब डांटा मैंने। मेरे टेस्ट में कितना मार्क्स लाई, 25 में से 4। मैंने क्लास में ऐसे ही खूब उसको बोला। रात में मुझे इतना लंबा मैसेज लिखी, बेइज्जती कराने आते हैं क्लास में हम, है ना, है ये है वो है, ये है टाइम है, फिर से ये कोई तरीका है, ये सब आपको विश्वास नहीं होगा। मैं सह लिया,
उसके बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, मन शांत हुआ, पढ़ने लगी, फोकस्ड हो गई। फोकस्ड होने के बाद वो बार अगले टेस्ट से कभी 14, फिर 18, फिर 20, एक टेस्ट में 25 लाई, कंपनी सेक्रेटरी बन गई और एक अच्छे जॉब में आज। और अच्छे जॉब में उससे पूछा गया तो उसने मेरा ये इंसिडेंट बोला कि मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट इस इंसान का डांटना था। तो कुछ भी टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कहा कोई बच्चा आपका टर्निंग पॉइंट हम बनाएगा, आज डांटे, आज गोली मार दिया, खत्म, ये आपका टर्निंग पॉइंट था। तो चीजों को पॉजिटिवली लेंगे कि नेगेटिवली लेंगे, आप सोच लीजिए। अगर आपको पॉजिटिव लेना है तो लीजिए, और आज ही से दम लगा दीजिए कि आज से हम इन सब चीजों में नहीं रहेंगे, पढ़ के दिखाएंगे, इनको कंपनी सेक्रेटरी बन के दिखाएंगे। एक ये अप्रोच है, इसमें तुम्हारा भी फायदा, मेरा भी फायदा। और उल्टा आज तो इसको लुटका ही दूंगा। बुला रहा हूं, हेलो, यार तुम तो मेरे बगल में खड़े हो यार, ये कुछ मेरे ज्यादा बगल में नहीं है। ये कहीं गुस्सा हुआ तो उल्टा देगा मुझे। हैं, सुबह से खड़े हो, चलो भाई बैठ जाओ, फिर क्या करें। पहले पूछ लो उसे, तो चेयर लेने गए, इधर आओ, रुक रुक रुक, क्यों लेट हो गए थे? लेट हो गया, रात में लेट सोए हो गए। स्थान ग्रहण करो। हाँ जी, आप हैं, क्या हुआ? कोई रीजन नहीं है, बस अपने मन से लेट हो गए। चलो अब रीजन बनाओ, पढ़ाई रीजन है, ठीक है। तुम क्यों लेट हो गई? ट्रैफिक, देखो दिल्ली की ट्रैफिक है तो 1 घंटा पहले निकला करो, बस यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। तुम में दम है ट्रैफिक को ठीक करने का, तो अपने आप को बदल लो। बैठो। क्या हुआ भाई? ट्रैफिक का क्या मतलब होता है? यातायात, जाम बहुत था। क्या हो गया था वहां पे? रोड पे मेट्रो चलने लगा था। 1 घंटा पहले निकलिए। बैठिए। आप गुरुग्राम से आए थे, क्या कर रहे थे वहां? लाठी उठी तुम भी चलाए हो? बैठो। तुम बैठ जाओ, बिना बताए बैठ जाओ। तुम मेरे बगल में हो, ज्यादा गुस्सा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आज तुम यहीं बैठो, मेरे बगल में बैठो आज। और एक बात याद रखिए, इस देश में जितनी भी चीजें होती है ना, उसमें ज्यादातर बेरोजगार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग ऑफिस में बैठे होते हैं। तो आप देख लो कि आप रोड पे डंडा लेके घूमना चाहते हो या एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे इस देश के लिए एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, देख लीजिए। द चॉइस इज योर्स। क्लियर है? चलो भाई, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं अब क्या पढ़ाने जा रहा हूं? म्यूचुअल फंड। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? म्यूचुअल फंड। अब मेरी बात को सुनेंगे आप लोग, एकदम शांति से सुनेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करा देता हूं, क्योंकि ये पहली बार है और लास्ट बार है। प्रोफेशनल में म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए चीजें, एडवांस चीजें होंगी, बेसिक तो यही होगा। आओ इधर देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड ना, पहले तो ये म्यूचुअल फंड में तुम देख लो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहा हूं, कोई कंपनी नहीं है। क्यों कंपनी नहीं है? किसी के नाम के लास्ट में लिमिटेड नहीं मिलेगा तुमको। तो अभी तुमने देखा था कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ज्यादातर ट्रस्ट के फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? ट्रस्ट के फॉर्म में होते हैं। तो ये ज्यादातर ये म्यूचुअल फंड जो है हमेशा ट्रस्ट के फॉर्म में होता है। ये सब ट्रस्ट है, ये सब क्या एग्जैक्टली ट्रस्ट है ना। अब देख लीजिए, इसमें यूटीआई म्यूचुअल फंड सबसे नामी है, सबसे पुराना, सबसे पहला तो सबसे पुराना ऑटोमेटिकली होगा। भारत का सबसे पहला, सबसे पुराना कौन है? यूटीआई। एंड इट इज डैम श्योर कि ये सरकारी ही होगा, क्योंकि आपको मालूम हमारी जो कंट्री थी, इकोनॉमी थी हमारी, वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी पहले। वो तो लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर को परमिट किया जाने लगा। तो शुरू में कौन आया था? यूटीआई। फिर जाके वो फिर एसबीआई है, एसबीआई म्यूचुअल फंड आ रहा है इसमें, एसबीआई है, एलआईसी है, फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर को डाला है, रिलायंस म्यूचुअल फंड है, बिरला सन लाइफ है, रेलीगेयर है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है। आप देखिएगा जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब के सब आपको म्यूचुअल फंड बिजनेस में दिखाई दे रहे हैं। लगभग देखो सभी है, रिलायंस है ही, एचडीएफसी है ही, आईसीआईसीआई है ही, एसबीआई है ही, बिरला ग्रुप है ही, लगभग सब म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। अब सुनिए म्यूचुअल फंड में होता क्या है। देखिए,
देखो ये कहते हैं ना स्टॉक मार्केट, जब मैंने अभी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया तो क्या बताया कि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दो रूट्स हैं, है ना, किन के लिए? जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं। जनरल इन्वेस्टर्स इसको कहते हैं जो एक्सपर्ट नहीं होते। क्या नहीं होते? एक्सपर्ट नहीं होते। जैसे आप कोई स्टॉक ब्रोकर है, वो तो एक्सपर्ट है। कोई कंपनी सेक्रेटरी है, कुछ हद तक एक्सपर्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ हद तक वो स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में जानता है। लेकिन कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, नॉर्मल लोग हैं, क्या उसको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा जानकारी है? नहीं। तो सुनिए, दो रूट है, ध्यान से सुनते रहिएगा। या तो जनरल इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे, अपना पैसा पॉकेट से उठाए और सीधा स्टॉक मार्केट में लगा दे। कहाँ लगा दे? स्टॉक मार्केट में लगा दे। क्या लगता है आपको, ये वाला जो रूट है, क्या ये रूट सेफ है? ये रिस्की हो सकता है। क्या हो सकता है? एग्जैक्टली रिस्की हो सकता है। क्यों रिस्की हो सकता है? क्योंकि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, इनको उसकी नॉलेज ठीक से नहीं है। बिना नॉलेज का कोई भी काम करेंगे वो बेकार ही होगा। कहते हैं रिस्क इज नथिंग, इट इज एन एब्सेंस ऑफ नॉलेज। अगर किसी चीज़ों पे आपकी नॉलेज नहीं है तो वहाँ रिस्क है। अब देखो, ये जनरल इन्वेस्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, इनको स्टॉक मार्केट की उतनी जानकारी नहीं है। ये प्रॉफिट कमा भी सकते हैं और पैसा गंवा भी सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, यस भी और नो भी। इसका मतलब सो है, ये रिस्की हो सकता है क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स नहीं मालूम, आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है। अच्छा, एक दूसरा रूट है, वो है म्यूचुअल फंड वाला। अब देखो म्यूचुअल फंड में क्या है, सुनो। ये जनरल इन्वेस्टर अपना पैसा किसको दें? म्यूचुअल फंड को अपना पैसा दें, और फिर म्यूचुअल फंड आगे स्टॉक मार्केट में ये पैसा लगाए। अब देखिए, म्यूचुअल फंड जो है उसका 24 घंटे काम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है, और ये इनका बिजनेस है। और जिसका जो बिजनेस होता है उस पर पूरा दम लगाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट लोग हैं, कौन है? जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग बैठे हुए होते हैं। अब एक्सपर्ट लोग बैठ के रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके, तब वो अगर आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा मानना है ये इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? तो मेरा मानना है जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये एडवाइजेबल है। लेकिन ये क्या एक्सपर्ट लोगों के लिए भी ऐसा नहीं? क्योंकि एक्सपर्ट लोग ऐसा रूट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सो सुनिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड बीच में बिचौलिया है, इंटरमीडिएरी है, तो वो अपना कमीशन भी लेगा, तो थोड़ा रिटर्न आपका कम हो सकता है। जैसे अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको 100 रुपये का फायदा हुआ तो पूरा 100 आपका। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करेंगे और अगर 100 रुपये का फायदा हुआ तो हो सकता है 10 रुपया वो रख ले, आपको कितना रुपया दे? वो 90 रुपया दे। क्लियर है? लेकिन एक बात बताओ, जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं उसका 100 का 100 बाद में डूब जाए, इससे अच्छा है कि 10 रुपया कम मिले पर 90 तो मिले। सही बोलना कि नहीं बोलना, पहले बताइए आप। तो आपको क्या लगता है एग्जैक्टली? मैं बार बार बोल रहा हूं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना क्या एक्सपर्ट लोगों के लिए रिकमेंडेड है या जनरल इन्वेस्टर्स के लिए? जनरल इन्वेस्टर्स के लिए। किसके लिए है? जनरल इन्वेस्टर्स के लिए। जनरल इन्वेस्टर्स को तो हमेशा मेरा मानना है साफ साफ, आप म्यूचुअल फंड को पैसा दीजिए। म्यूचुअल फंड के पास एक डेडिकेटेड टीम है जो 24 घंटे किसको स्टडी कर रही है? स्टॉक मार्केट को। पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आपका स्टॉक मार्केट में। बात समझ में आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया स्टॉक मार्केट मतलब जो म्यूचुअल फंड है उसका क्या काम है। म्यूचुअल फंड जनरल इन्वेस्टर से पैसे लेता है और उसका एक बढ़िया सोचा समझा इन्वेस्टमेंट करता है। कहाँ? स्टॉक मार्केट में। अच्छा, क्या आप ये बोल सकते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा ही होगा? याद रखिएगा, एक लाइन हमेशा बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। देखिए भाई, मार्केट रिस्क तो सबके ही साथ रहेगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे आप जनरल इन्वेस्टर हो। हाँ, म्यूचुअल फंड चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, हाईली रिसर्च करने के बाद काम करते हैं, तो अगर उनका कभी लॉस होता भी है तो उस लॉस को कवर अप करने का भी स्ट्रैटेजी वो रखते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते तो शायद 100 का 100 लॉस हो जाता, लेकिन म्यूचुअल फंड लॉस को कवर अप करेगा, तो हो सकता है कि वो लॉस 100 का ना हो, आपको 50 का हो, 60 का हो, 70 का हो, लेकिन 100 का भी लॉस होने नहीं देगा। तो वही वाली बात है, म्यूचुअल फंड सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए है? सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वालों के लिए ये नहीं है। ये किनके लिए है? जो ज्यादा रिस्क चाहते नहीं है। तो जो ज्यादा रिस्क नहीं चाहते उनको फिर ज्यादा रिटर्न भी मिलता नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक बात बताओ, क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट को ज्यादा अच्छा समझते हैं, कि उनको लगता है कि हम तो हायर द रिस्क
हायर द रिटर्न वाले लोग हैं। कोई बात नहीं है, पैसा मिले तो पूरा मिले, नहीं तो डूब ही जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हो सकते हैं बच्चे, क्योंकि अगला चैप्टर एआईएफ उन्हीं के लिए तो है। अरे एआईएफ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है ना। तो क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं कि भाई हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 लोग हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाले लोग हैं। तो इनके पास पहले से काफ़ी पैसा होगा कि इनका कुछ पैसा डूब भी जाए तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कितने लोग सेफ इन्वेस्टमेंट वाले हैं? सेफ, थोड़ा कम मिले पर पैसा डूबे नहीं, थोड़ा कम मिले पर पैसा ना डूबे, तो चलिए सेफ इन्वेस्टमेंट वाले हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहीं हाथ नहीं उठाया। जमीन खरीदते हैं हम, बिल्डिंग पर कब्जा करते हैं, हमारा यही बिजनेस है। जल्दी बताओ। अरे भाई, सिक्योरिटी लॉ के क्लास में बैठे हुए हो तो ना चाहते हुए भी अपने आप को स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर समझो। तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के दो दिमाग हो सकते हैं, एक तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, और एक सेफ इन्वेस्टमेंट है लेकिन रिटर्न थोड़ा कम भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या रहना चाहिए? सेफ रहना चाहिए। क्लियर है? तो मुझे लगता है तुम्हें म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा लाइन बाय लाइन पढ़ो। आ जाओ जरा देखो तो, जो मैंने बोला यही यहां लिखा हुआ है, यहां तक पढ़ो तो। 3 लाइन है, 3 लाइन जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। ये लिखा हुआ है, बताइए जनरली किन के लिए है ये म्यूचुअल फंड? यहां से लेके यहां तक टिक मारो तो। स्मॉल इन्वेस्टर हु जनरली लैक एक्सपर्टीज, जिनको स्टॉक मार्केट का ज्यादा एक्सपर्ट वाली बात नहीं। अच्छा, एक बात आपको भी बता दूं, आप लोग कंपनी सेक्रेटरी हो। कंपनी सेक्रेटरी भी 2 तरीके का है। एक कंपनी सेक्रेटरी ऐसा है जो सिक्योरिटी लॉ में ही महारत हासिल किए हुआ है, तो वो तो एक्सपर्ट माना जाएगा। लेकिन एक कंपनी सेक्रेटरी ऐसा है, सुबह उठता है, जॉब करता है, शाम में घर आ जाता है, किसी प्राइवेट कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी या अनलिस्टेड पब्लिक में कंपनी सेक्रेटरी है, तो उसके लिए पार्ट टाइम चीजें हैं। और जिसके लिए पार्ट टाइम है फिर वो एक्सपर्ट नहीं है, तो उसको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। तो ये मत समझ जाना कि आप लोग सब सीएस कर रहे हो तो आप लोग हमेशा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पकड़ लेना। बहुत बार डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। हम आप भी क्या कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड का रूट ले सकते हैं। या सबसे अच्छा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखो, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा दो, कुछ पैसा डायरेक्ट लगा दो, ये भी तो अच्छा हो सकता है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत में आया या यूएसए में आया? ज़्यादातर चीज़ें पहले यूएसए में ही आती हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको क्या कर लेते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं। तो 1930 में ये यूएसए में आ चुका था। अब इंडिया में कब आया? अगर आप आगे किसी पेज पर देखेंगे तो शायद आपको मिलेगा। ये देखो, ये पहले पढ़ा दूं, ये इंडिया वाला मिल गया, देखो तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट इंडिया में कब आया? जरा देखो तो 1963। तो जरा बताओ तो कितने साल के बाद? 33। हाँ बताइए, इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में आने में कितने साल लग गए? 33 ईयर्स लग गए, है ना। और देखिए सबसे पहले एंट्री सरकारी की होनी 1963 में, तो हम कंट्रोल इकोनॉमी थे ना, याद होगा आपको। अच्छा, कब से लिबरलाइजेशन आया? 1991 में, 1991 में लिबरलाइजेशन आया। तो 1991 में लिबरलाइजेशन आया तो देखो, पहले तो इन्होंने किसको दिया? सिर्फ यूटीआई। यूटीआई कौन है? सरकारी, है ना। आपको मालूम हो ना, जब हम लोग कंट्रोल इकोनॉमी थे तो सारा काम कौन करता था? सरकार खुद, हम लोगों को अलाउड ही नहीं था। अच्छा, उसके बाद धीरे किसको अलाउ किया? पीएसयू को अलाउ किया। तो देखो ये भी सरकारी एक तरीके से। और इसको जरा देखो तो पीएसयू में सबसे पहले कौन आया? ये सरकारी दामाद कौन? एसबीआई, है ना, ये 1987 में। उसके बाद कैनरा बैंक घुसा, पंजाब नेशनल बैंक घुसा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब धीरे धीरे घुसता गया। प्राइवेट सेक्टर के लिए कब खोला? देखो 1993 में, लिबरलाइजेशन के बाद। इसमें सबसे पहला कौन था? कोठारी पायनियर। और अब क्या नाम है इसका? बोल पा रहे हो ना? ठीक है। अच्छा, अब ये 1993 में ये लोग आ गए। उसी बीच में सेबी आ गया। सेबी कब आया? 1992 में आया। और इन्होंने म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए कब लॉ बनाया? 1996 में। तो सेबी आने के बाद भी कितने साल का टाइम ले लिया? 4 साल का टाइम ले लिया, है ना।
बाकी आज भारत में जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनके लिए एक एसआरओ है। क्या है? एसआरओ। पढ़ाया था तुम लोग एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका क्या नाम है? एमफी। क्या नाम है? एमफी। एमफी का फुल फॉर्म बोलो। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये हो गया एमफी। ठीक है। अच्छा, एमफी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनको अच्छे से क्या करना? रेगुलेट करना। ये सेल्फ रेगुलेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सरकारी नहीं है। सारे म्यूचुअल फंड ने मिलकर ही अपने लिए एक एसोसिएशन बनाया, लेकिन सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है, अगर भारत में आप म्यूचुअल फंड हैं तो आपको एमफी से सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। तो जितने भी म्यूचुअल फंड होंगे वो एमफी के मेंबर होंगे। किसके मेंबर होंगे? एमफी के। जैसे भारत में जितने भी सीएस होंगे किसके मेंबर होंगे? आईसीएसआई के मेंबर होंगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इंडिया में हुआ। तो इंडिया में बड़ा धीरे धीरे चला। चलिए जी, अब तुम लोग को बताता हूं म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बड़ा शानदार है। ये देखो यहाँ पर नंबर 5 पॉइंट पर डेफिनेशन आ रहा है। तो पहले मैं डेफिनेशन कर देता हूँ। डेफिनेशन बहुत अच्छा है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। नंबर 5, जल्दी से एक बार पढ़िए। तो ये 1 2 3 4 5 लाइन है, इसमें रेड में आ रहा है, इसका मतलब अमेंडमेंट भी है। आपके बुक में ऑलरेडी अमेंडेड होगा। जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया? अब देखो, म्यूचुअल फंड का बड़ा बढ़िया डेफिनेशन आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ऐसा डेफिनेशन मैंने बनाया। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए इधर। म्यूचुअल फंड एक फंड है जो ट्रस्ट के रूप में बनाया जाता है। फिर से बोलो। म्यूचुअल फंड एक फंड है जो स्टैब्लिश होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। अब इस फंड को क्यों बनाया गया भाई? कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव है मनी रेज करना। इसी को पूल्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसी को हम कॉर्पस कहते हैं। अब बोलोगे सर ये मनी रेज कैसे करते हैं? तो ये मनी रेज करने के लिए स्कीम्स लॉन्च करते हैं। क्या लॉन्च करते हैं? स्कीम्स। और हर स्कीम्स के अंदर ये यूनिट्स बेचते हैं। क्या बेचते हैं? यूनिट। जैसे कंपनी अपना शेयर कैपिटल बनाने के लिए क्या करती है? शेयर्स बेचती है। उसी तरीके से ये अपना कॉर्पस बनाने के लिए क्या बेचते हैं? यूनिट्स बेचते हैं। अच्छा, यूनिट्स को बेच के, जैसे कंपनीज एक्ट में शेयर्स बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या बोलते हैं? यूनिट्स। क्या बोलते हैं? यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स को बेच के पैसा आएगा, जो पैसा इकट्ठा होगा उसको आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बोलोगे। मैं उसको क्या बोलता हूं? कॉर्पस। कॉर्पस मींस कंबाइंड मनी। कॉर्पस मींस कंबाइंड मनी। अब ये कॉर्पस ये अपने पास रखेंगे या आगे इन्वेस्ट कर देंगे? आगे ये इन्वेस्ट कर देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हैं? देखो तो, सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, गोल्ड या गोल्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। अब ये जोड़ दिया क्या? सिल्वर और सिल्वर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। रियल एस्टेट भी इनको अलाउ कर दिया है, रियल एस्टेट असेट्स में, और सच अदर असेट्स और इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो जरा बताओ तो ये कहां पैसा लगा सकते हैं? 6 इंस्ट्रूमेंट में। 6 इंस्ट्रूमेंट का नाम बोलो। सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट एसेट्स एंड सच अदर एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी। अब देखिए हो गया, कितना बढ़िया बन गया ये। तो चलो मैं फिर से एक बार बोलता हूं, तुम लोग को आज याद ही हो जाएगा ये। म्यूचुअल फंड एक फंड है जो स्टैब्लिश हुआ इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। इसका काम क्या है? मनी रेज करना। मनी रेज करने के लिए मार्केट में क्या करते हैं? स्कीम्स लॉन्च करते हैं। हर स्कीम के अंदर ये क्या बेचते हैं? यूनिट्स। यूनिट्स को बेच के जो पैसा आता है उससे ये अपना क्या बनाते हैं? कॉर्पस। और फिर उस कॉर्पस को आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। कहां? सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट एसेट्स और सच अदर एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी। कितने लोगों को याद हो गया? और कितने लोगों को अभी भी याद नहीं हुआ? जिसको याद नहीं हुआ इसके बाद फिर से देख लो, उठा के पूछने वाला हूं। और अगर आज उठ गए तो फिर उठे ही रह जाओगे, मैं बैठने नहीं दूंगा।
पढ़ लिया? चलो अब मैं ना ऐसे ला रहा हूं, तुम देखता हूं तुम आगे आगे बोल पाते हो कि नहीं। चलो बोलो पहले, म्यूचुअल फंड, ये बोले हुए थे भैया। क्या काम है इस ट्रस्ट का? मनी कैसे रेज करता है? स्कीम्स के अंदर क्या करता है? यूनिट्स बेच के जो पैसा आता है उससे क्या बनाता है अपना, और कॉर्पस को क्या करता है? ये कहां इन्वेस्ट करता है? बताइए म्यूचुअल फंड का इससे अच्छा क्या डेफिनेशन हो सकता है? आपको हमेशा ही याद रह जाएगा, इसी को लगातार लिख दोगे तो लीगल डेफिनेशन बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? है ना? तो मुझे तो याद होगा, मैं तो आंख मूंद के भी बोल सकता हूं। म्यूचुअल फंड एक फंड है जो स्टैब्लिश हुआ इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, जिसका काम है मनी रेज करना। मनी रेज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करता है। हर स्कीम के अंदर ये यूनिट्स बेचता है। यूनिट्स बेचने से जो पैसा आता है उससे ये अपना कॉर्पस बनाता है, और फिर ये कॉर्पस इन्वेस्ट कर देता है सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट एसेट्स और सच अदर इंस्ट्रूमेंट और एसेट स्पेसिफाइड बाय सेबी। यही है। एक बार आंख मूंद के तुम सब भी बोलो। याद हो गया सबको? चलो अगर तुमको याद हो गया तो और अच्छे से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन गई। चलिए सबसे पहले जब म्यूचुअल फंड बोलते हैं तो म्यूचुअल फंड का अगर देखा जाए तो लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग क्या है? देखो भाई, फंड का मतलब क्या होता है? मनी। अरे फंड किससे बनता है? मनी से बनता है ना। और म्यूचुअल का मतलब बहुत सारे लोगों का। तो बहुत सारे लोगों का इकट्ठा पैसा को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड। तो यहां लिखा हुआ देखो, म्यूचुअल का मतलब गेटिंग टुगेदर। चलो 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 टिक लगाते चलो। कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है अभी भी, बुक्स नहीं आई है, ये बुक्स नहीं आई है। आई भी है तो आई भी है बोल रही, कोई बात नहीं, चलो अब ले लेना अभी ब्रेक में जाकर, ठीक है। गेटिंग टुगेदर, गेटिंग टुगेदर मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ मिलके क्या? पैसा। तो इकट्ठा हुआ पैसा को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग एक जैसे या अलग अलग? एक जैसे, क्योंकि सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो कॉमन स्कीम में पैसा लगाएगा। अगर मान लो मैं रियल एस्टेट स्कीम में लगा रहा हूं तो उसमें वही लोग घुसेंगे जो रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका पैसा आप लेते हैं उन सबका क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। और यहां पे एक ट्रस्ट बन जाता है। देखो ट्रस्ट कैसे बनता है, तुम लोग को मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़े हो ना, ट्रस्ट एक्ट। ट्रस्ट में 4 लोग होते हैं, मालूम है ना? ट्रस्ट में 4 लोग होते हैं ना। एक होता है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ऐसा होता है ना। तो देखिए यहां पे बताऊंगा, एक होता है स्पॉन्सर। जो स्पॉन्सर होता है वो क्या होता है? ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। ये आगे आएगा, चिंता मत करना, मत उतारना अभी, ठीक है। स्पॉन्सर ये हो गया ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। अब तुम्हें एक ट्रस्टी चाहिए, ट्रस्टी चाहिए तो यहाँ एक ट्रस्टी अपॉइंट होता है, क्योंकि ट्रस्ट है तो ट्रस्टी अपॉइंट होगा ही होगा। क्लियर है जी? तो देखिए स्पॉन्सर किसको अपॉइंट करता है? ट्रस्टी को। क्यों अपॉइंट करता है भाई? कि आपको हमारा जो म्यूचुअल फंड है, मतलब बहुत लोगों से हमने जो पैसा लिया, इसको ट्रस्ट मनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रस्ट मनी। इसका बढ़िया इस्तेमाल करना है। किसके बेनिफिट के लिए? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होगा? यूनिट होल्डर्स। जब भी ट्रस्ट बनता है 4 लोग होते हैं, याद रखिएगा। एक होगा ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, एक होगा ट्रस्टी, एक होगा ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्ट प्रॉपर्टी यहां पे क्या है? ट्रस्ट मनी। और एक होगा बेनिफिशियरी। क्या होगा? बेनिफिशियरी। देखो 4 लोग मिल गए, मिल गए कि नहीं मिल गए? और ट्रस्टी पैसे को इस्तेमाल बढ़िया से इस्तेमाल हो, म्यूचुअल फंड का पैसा अच्छे से इस्तेमाल हो, इसके लिए एएमसी अपॉइंट करता है। क्या अपॉइंट करता है? एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखो नाम ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और म्यूचुअल फंड का एसेट क्या होता है? मनी। मनी का बढ़िया इस्तेमाल करने के लिए एक एजेंसी आती है जिसको क्या बोलते हैं? एएमसी। क्या बोलते हैं? एएमसी। हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको यहाँ बस इतना बता दिया कि ट्रस्ट ट्रस्ट बोल रहे हैं तो ट्रस्ट के सारे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हैं। ट्रस्ट के लिए कितने लोग चाहिए? 4। चारों आपको दिखा दिया मैंने। बताओ ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कौन है? स्पॉन्सर। ट्रस्टी ट्रस्टी है। ट्रस्ट प्रॉपर्टी कौन है? जो म्यूचुअल फंड जो कॉर्पस है, कॉर्पस हो गया ट्रस्ट प्रॉपर्टी।
और बेनिफिशियरी कौन हो गए? यूनिट होल्डर्स। कौन हो गए? यूनिट होल्डर्स। तो आइए, म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जिसका क्या काम है? इन्वेस्टमेंट करना, मनी, अपने मनी का या इन्वेस्टर्स की मनी का? किसके लिए इन्वेस्टमेंट करता है? इन्वेस्टर्स के लिए करता है, विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्लियर है जी? इसका पहला काम होता है इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करना और उसको आगे क्या कर देना? इन्वेस्ट कर देना। हर जगह कॉमन गोल कॉमन गोल कॉमन गोल वर्ड आ रहा है। अब देखिए, जैसे स्कीम का नाम है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, तो उसके यूनिट्स को वही लोग खरीदेंगे जो पैसा कहां लगाना चाहते हैं? मनी मार्केट में लगाना चाहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो आओ आगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि म्यूचुअल फंड एक बिचौलिया है। क्या है? बिचौलिया है। शादी करने वाला बिचौलिया है या फाइनेंशियल बिचौलिया है? तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जिसका ऑब्जेक्टिव है आपके पैसे का नॉर्मल मैनेजमेंट करना या प्रोफेशनल मैनेजमेंट करना? प्रोफेशनल मैनेजमेंट करना। कौन से पैसे का? जो मनी पूल किया गया। पूल का मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर से ले लेके जमा किया गया है। अरे इनका कॉर्पस बहुत ज्यादा होता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, है ना, हजार करोड़। आपको तुम लोग को स्टॉक एक्सचेंज हमने पढ़ाया था ब्लॉक डील, बल्क डील, याद है? तो बल्क डील ज्यादातर यही लोग करते हैं म्यूचुअल फंड। हम में आप में उतना ताकत ही नहीं बल्क डील करने का। अरे बल्क डील करने के लिए बल्क पैसा भी होना चाहिए ना। और अकेले के पास बल्क पैसा कहाँ होता है? लेकिन म्यूचुअल फंड के पास अकेले का पैसा होता है या बहुत सारे लोगों का जमा हुआ पैसा होता है? तो म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा होता है ना। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फायदे हैं, ये भी हम देखेंगे कुछ देर में, नीचे आने वाला। ठीक है, बाकी नंबर 5 मैंने तुमको पढ़ाई दिया था, फिर से एक बार बोली दो भाई, अच्छा लगता है सुनने में। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक फंड है जो बना है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, जिसका काम है मनी रेज करना। मनी रेज करने के लिए स्कीम लॉन्च करता है, हर स्कीम में यूनिट्स को बेचता है, यूनिट्स को बेचने से जो पैसा आता है उससे अपना कॉर्पस बनाता है, उस कॉर्पस को आगे इन्वेस्ट कर देता है 6 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में। मजा आया? चलो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? म्यूचुअल फंड का बेनिफिट, एडवांटेज, रोल, यूजेस और क्या? फंक्शन। हाँ फंक्शन भी चलेगा, फंक्शन और बोलो, पर्पस भी चलेगा, करते चलो तुम लोग। ऑब्जेक्टिव और फीचर्स। समझ गया? तुम लोग बचपन में क्लास 10 तक पढ़े हो, इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक्स नहीं, अब ज्यादा हो रहा है ये। करेक्टरिस्टिक्स है, मेरिट्स। हाँ मेरिट्स है ना, ये थोड़ा स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाया जाता है, मेरिट्स है ना। छोटे स्कूल में तो एडवांटेज, एडवांटेज भी नहीं, बेनिफिट। चलिए क्या, अच्छा कुछ बच्चा होता तो बोला फायदा पढ़ाया था, फायदा। सरकारी स्कूल में तो फायदा। आइए, खैर स्कूल कोई भी हो, बस शिक्षा मिले वो सबसे जरूरी है। नहीं क्यों? सरकारी स्कूल से पढ़े हुए लोग आईएएस नहीं बनते? बनते कि नहीं बनते? चलिए, हाँ जी जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं एकदम। देखो, पहला, म्यूचुअल फंड आपके पैसे का नॉर्मल मैनेजमेंट करता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट? क्यों कर पाता है ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट? क्योंकि इनके पास क्या होता है? डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट रिसर्च टीम। इनके पास क्या होता है? जल्दी बोलो। एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो सुन लीजिएगा, प्रोफेशनल्स की इनको जरूरत है और कंपनी सेक्रेटरी के स्किल्ड प्रोफेशनल है, तो सीएस का भी जॉब लगता है कहाँ? म्यूचुअल फंड में। इसलिए इस चैप्टर को बड़े प्यार से आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। तो म्यूचुअल फंड अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी जॉब लग सकती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखिए, कॉर्पस कितना है इनके पास, हजार करोड़ का कॉर्पस है। अगर ये 1000 करोड़ का 1% भी कमीशन लेते होंगे, 1% बताओ तो कितना होगा 1000 करोड़ का? 1000 करोड़, आंसर इज बहुत ज्यादा, लेकिन निकालना पड़ेगा। अरे 1000 करोड़ का 1% तो निकाल ही सकते हो तुम लोग, 10 करोड़। तो बताइए, एक स्कीम में 10 करोड़, ऐसा 10 स्कीम लॉन्च किए हुआ तो आप जरा सोचिए कि वो कितना कमा रहा है। अब जो जितना ज्यादा कमाएगा उतना ही अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देगा। अरे कोई भी बिजनेसमैन सैलरी कहां से देता है? वो कमाएगा तभी ना देगा यार। कमाई बंद हो जाएगा, सैलरी बंद कर देगा। कमाएगा खूब तो सैलरी बढ़ा देगा, ऐसे ही चलता है। तो याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड बिजनेस में आपको बढ़िया सैलरी मिलता है अगर अच्छे म्यूचुअल फंड में घुसे तो। बाकी अब तुम्हारे ऊपर है, सर हम जाते बर्बाद कर देंगे उस म्यूचुअल फंड को, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप
अच्छे समझदार हैं तो म्यूचुअल फंड में भी आपकी अच्छी जॉब लग सकती है ना। तो कोई बच्चा अगर चाहे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी घुस सकता है। चलो दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप अपने पैसे से जितना डाइवर्सिफिकेशन अकेले नहीं कर सकते उतना म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम्हें समझ में आएगा। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये बच्ची है और इसको इसके टीचर ने, CS नीतीश कुमार जायसवाल ने सिखाया था कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी चीज है ना। कहा जाता है नेवर हेज ऑल द एग्स इन वन बास्केट, सारे के सारे अंडे को एक ही बास्केट में मत रखो, एक अंडा खराब हुआ तो सारे अंडे को खराब कर देगा। इसका मतलब अंडों को अलग अलग जगह पे रखिए, जिससे क्या है कि एक खराब होगा तो दूसरा बचा हुआ मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। आपने कभी देखा नहीं है, म्यूचुअल फंड का एक ऐड आता था पहले, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता था। क्या एग्जाम्पल देता था, सुनो, आपने देखा होगा वो वाला ऐड। मैं बताता हूँ क्या है। एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके घर में गेस्ट वेस्ट आते हैं, तो वो लड्डू लेके आते हैं, तो लड्डू उसकी मम्मी फ्रिज में रख देती है। तो वो बच्चा उसको देखता रहता है कि ये अब जब जाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे गेस्ट आते हैं, वो फ्रिज को खोलते हैं और उसमें से लड्डू लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। जब ये लास्ट में आता है तो देखता है वहां पर कोई लड्डू नहीं है, लड्डू खत्म हो चुका है। लेकिन फिर वो रोने लगता है। फिर उसके पापा आते हैं और उसके पापा एक टॉर्च के अंदर एक लड्डू को छिपा के रखते हैं और उसको खोल के उसको देते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। इसका मतलब अगर वो दादाजी थे वो, अच्छा इसको ज्यादा पता है, अच्छा पापा दादा जो भी है, बात तो बराबर ही है। सुनो क्या बोल रहा था मैं। तो एक लड्डू उन्होंने क्या कर लिया था, पहले ही निकाल के अलग कर दिया था। तो जो लड्डू अलग निकाल के रखा वो बाद में काम आया कि नहीं काम आया। उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट आ जाता है, म्यूचुअल फंड सही है। देखा है ये ऐड तो तुम लोग देखे नहीं होगे, तुम लोग तो अलग ही कहानी का ऐड देखते हो कि भाई वो लगाया डीओ, अब बस सब कुछ उड़ गया, बस आप नहीं उड़े, है ना। एक एडवर्टीजमेंट है ना कोई, अच्छा आपका परफ्यूम रह गया, अच्छा उसका लड़के का कपड़ा भी उड़ जाता है, सब नहीं उड़ता है, वो सब उड़ जाता है। तुम ज्यादा नहीं देख लेते हो, मतलब सारी चीजें उड़ जाती हैं। लेकिन अब वो सब ऐड एकदम झूठा है, सच में कुछ भी नहीं होता ऐसा। मैं तो डेली करके आता हूं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं होता कभी भी। अच्छा कुछ लोग देख क्लोजअप का ऐड करते हैं, क्लोजअप करते ही पास आओ पास आओ, कौन पास आता है। तो ये बेकार की बातें हैं। आप लोग ऐड देखना तो किसका ऐड देखिए, म्यूचुअल फंड का, जिसके कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। क्लोजअप का ऐड देख के क्लोजअप खरीद के उल्टा पैसा देंगे आप, है ना। सबसे अच्छा भाई वही पुराने जमाने का दातून है, पेट से तोड़ के लाओ और शुरू हो जाओ। खैर आइए, हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, इस बच्ची को इसके टीचर ने समझा डाइवर्सिफिकेशन का, लेकिन हालात देखो इस बच्ची का। नाम बताइए, मोना। मोना के पास 10 रुपया और इनके सर ने इसको क्या समझाया था, डाइवर्सिफिकेशन। लड्डू वाला एग्जाम्पल देके तो कहीं मैं डाइवर्सिफिकेशन करूंगी। कितने सेक्टर में हो पाएगा भाई, बहुत खींचोगे 2 सेक्टर। अगर सारा शेयर्स उठाएगी ना ये, तो भी 1-1 रुपया का 10 शेयर्स, इतना ही होगा ना 10 रुपए में। कितना जगह कर पाई डाइवर्सिफिकेशन, 10 सेक्टर में, ये ना। अरे 1 रुपये का एक शेयर ले ली, मालूम चला टेलीकॉम सेक्टर में, 1 रुपये का एक शेयर ले ली आपका हेल्थ सेक्टर में। लेकिन आपको लगता है ये 10 सेक्टर बहुत ज्यादा बोल दिया, लगता है कि 10 होगा क्या। 1-1 रुपये का शेयर कहां मिल रहा है यार, और 1 रुपये का शेयर ले रही तो उसको पैसा भूल ही जाना चाहिए ऐसे भी। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। तो सुनिए, बहुत मैं अगर स्टैंडर्ड डाइवर्सिफिकेशन करूं तो मुझे लगता है बहुत होगा तो 2 सेक्टर में जाएगी, 5-5 रुपए का 2 शेयर खरीदेगी, वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अगर यही 10 रुपया उठा के म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदे, पर म्यूचुअल फंड का जिस स्कीम का इसने यूनिट खरीदा है उसका सिर्फ इसी ने नहीं खरीदा, लाखों लोगों ने खरीदा। अच्छा लाखों लोगों ने खरीदा है तो 1 लाख यूनिट बिका 10 रुपए का, तो यहां कितना पैसा आ गया, 10 लाख। इस 10 लाख में इसका भी 10 रुपया, लेकिन म्यूचुअल फंड उस 10 लाख से इस 2 सेक्टर से तो ज्यादा ही डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। नहीं समझे मैं। अच्छा मान लो म्यूचुअल फंड ने 10 जगह डाइवर्सिफिकेशन किया, तो 10 में इसके 10 रुपए का कुछ कुछ पार्ट तो है ही ना। नहीं समझ में आया तुम लोग को। तो जो डाइवर्सिफिकेशन आप खुद से अकेले नहीं पा सकते, वो डाइवर्सिफिकेशन आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पा सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, याद रहेगा। चलो और फायदा बताओ, तीसरा कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 2 बच्चों को मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। एक बच्चा ये है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है,
ये 1 लाख रुपया 10 कंपनी में लगाया, तो 10 कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट, 10 कंपनी से डिविडेंड आ रहा है, 10 कंपनी मतलब इसको 10 कंपनी से डील करना पड़ रहा है, नहीं समझे, 10 कंपनी का पेपर मेंटेन करना पड़ रहा है, 10 कंपनी से डील करना पड़ रहा है, 10 कंपनी से डिविडेंड लेने जाना पड़ रहा है, इसको हर काम 10 बार करना पड़ रहा है। और ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, इसने सीधा 1 लाख रुपया का म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीद लिया। तो इसके पास एक ही सर्टिफिकेट होगा, यूनिट सर्टिफिकेट किसका, एक म्यूचुअल फंड का। अब वो म्यूचुअल फंड उस 1 लाख को 10 जगह लगाएगा, वो 10 जगह से डिविडेंड कलेक्ट करेगा कौन, म्यूचुअल फंड। लेकिन इसको तो एक ही बार डिविडेंड मिलेगा, किसके तरफ से, म्यूचुअल फंड की तरफ। नहीं समझ में आया तुम्हें? तो क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा कन्वीनियंट भी हो सकता है? यस। चलो अगला बोलो, रिटर्न पोटेंशियल। याद रखिएगा, जो आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न देगा ना, वो शॉर्ट टर्म में कभी नहीं देगा, वो शॉर्ट टर्म में कभी भी नहीं देगा, वो हमेशा कहां देगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। एग्जाम्पल सुनिए, एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तुमने 10 रुपए का शेयर खरीदा, 12 पर चला गया, तो तुमने उसको बेच दिया, तो तुमने कितना कमा लिया, 2 रुपया 2 रुपया तुमने कमा लिया। एक झटके में कितना रुपया आ गया, 2 रुपया आ गया। लेकिन तुम ज्यादा लालच में आ गए, मालूम चला अगले दिन फिर से तुमने 12 रुपये में शेयर फिर से खरीद लिया, मालूम चला गिर गया 8 रुपये पे आ गया, कितने का लॉस कर दिया, -4। बताओ तो +2 -4 क्या इफेक्टिव आएगा, -2। तो देखा जाए इन टोटल तुम किस में चले गए, है ना। लेकिन अगर तुम म्यूचुअल फंड के थ्रू किए होते, हो सकता है कि तुमको पहला बार वो +2 ना देके, हो सकता है वो तुमको 1 ही रुपया दिया होता। तो तुम्हें शॉर्ट टर्म में, तुम देखो शॉर्ट टर्म में तुमको म्यूचुअल फंड लॉस दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते तो शॉर्ट टर्म में एक झटके में कितना रुपया कमा लिए थे, 2। लेकिन यहां तुम कितना कमाए, सिर्फ 1। लेकिन आगे फिर से वो +1 दिया तुम्हें, फिर से तुमको कितना दिया, वो +1, कम कम ही दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो जुड़ के 3 हो गया ना। नहीं समझ में आया? तो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत बार म्यूचुअल फंड में ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो कम मिला, लेकिन वो कम कम जोड़ के, क्योंकि पॉजिटिव में ज्यादातर जुड़ेगा, तो वो लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बाकी मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बोला, जरूरी नहीं कि हमेशा लॉस ही हो। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा भी कमाते हैं। अब हर्षद मेहता जैसे लोग भी होते हैं, पर हर्षद मेहता जैसे भी लोग होते हैं, दोनों बोला मैंने, हर्षद मेहता जैसे भी लोग होते हैं और हर्षद मेहता जैसे भी लोग होते हैं, वो चढ़ा भी था और गिरा भी था। देखा है तुमने वो स्कैम 1992? अगर नहीं देखे हो भाई तो देख लेना, एक अच्छी चीज देखने के लिए बोल रहा हूं, है ना। पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, बैठ के देख सकते हो, कहीं कुछ नहीं है, 2-4 गाली है, चलता है उतना, है ना। वो लास्ट में जाके जब गुस्से में आता है उसका पार्टनर उटनर, तो उतना तो कोई भी बोलता है ना, है उससे ज़्यादा डेली बोलता है, ये बोल रहा है, समझ गया। स्कैम 1992 कितने लोगों ने देख ली है? उल्टा कितने लोगों ने नहीं देखी है? नहीं देखी है तो भाई देख लो भाई। मिर्जापुर 3 का इंतजार कर रहे हो क्या? बोला हाँ, मुन्ना भैया तो मर गया तुम्हारा। मुन्ना भैया मर गया? कौन मर गया था उसमें सेकंड में? अब मुन्ना भैया मर गया, तो बोला वो नहीं मरे हैं। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता सब? चलो मैं समझ सकता हूँ, आ गई। रिटर्न पोटेंशियल बताइए, शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा दिखता है या मीडियम या लॉन्ग टर्म में? मीडियम या लॉन्ग टर्म। अच्छा, लो कॉस्ट क्यों? सुनो इधर सुनो, आप अकेले 10 कंपनी का शेयर खरीदोगे तो 10 बार ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। लेकिन आप एक बार म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदोगे तो आपको एक बार ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन बोलोगे सर हमें एक बार लगेगा, पर म्यूचुअल फंड को तो आगे लगेगा ना। पर म्यूचुअल फंड बल्क में ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं होता होगा? नहीं समझे? अच्छा एक बात बताओ, हम आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपने देखा होगा जो रेट ऑफ कमीशन लेते हैं हमसे, वो ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हम छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हम कितना ही ट्रेडिंग कर लेते हैं। अच्छा, मैं म्यूचुअल फंड हूं, मैं किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जाऊं, है ना, मैं उसको बोलूं डेली 1000 करोड़ का ट्रेडिंग करूंगा, वो बेचारा तुरंत कमीशन का रेट क्या कर देगा? कम। नहीं समझे? तो क्या लगता है तुम्हें, जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो चूंकि बल्क में ट्रेडिंग करते हैं तो इनका रेट ऑफ ब्रोकरेज कम होता है, रेट ऑफ कमीशन कम होता है, तो इसका मतलब खर्चा कम होता है म्यूचुअल फंड को। अच्छा, म्यूचुअल फंड का खर्चा कम होने का मतलब उनको फायदा म्यूचुअल फंड को ज्यादा होगा, म्यूचुअल फंड को ज्यादा फायदा होगा, इसका मतलब तुम्हें फायदा ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया? अरे हम लोग रिटेल लोग हैं, हम लोग कौन है? रिटेल। अब वो कौन है? थोक। अरे थोक में हो गया ना, म्यूचुअल फंड थोक में हो गया ना यार, तो थोक वाले को तो हमेशा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा होता है। चलो अगला बोलो,
लिक्विडिटी। याद रखिएगा, तुम लोगों को कुछ देर में पढ़ाऊंगा, दो तरीके के स्कीम्स होते हैं किसके, म्यूचुअल फंड के। दोनों ही स्कीम्स लिक्विड होते हैं। लिक्विड का मतलब अभी मैं कुछ देर में पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करो। बस आप ये समझो कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीदोगे ना तो तुम कभी भी फंसोगे नहीं, वो यूनिट्स आराम से वापस हो जाता है। अगर क्लोज एंडेड स्कीम है तो स्टॉक मार्केट में वापस हो जाएगा, ओपन एंडेड स्कीम है तो म्यूचुअल फंड खुद ही तुमसे वापस बायबैक कर लेगा। नहीं समझे? और बायबैक ऑनगोइंग बायबैक है। ऑनगोइंग का मतलब डेली हर मिनट बायबैक चलता रहता है, मतलब तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओपन एंडेड स्कीम में तुम यूनिट खरीदे थे तो बस म्यूचुअल फंड को जाओ वापस कर दो, पैसा ले लो। अगर क्लोज एंडेड में खरीदे थे तो लिस्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज पर, और जो लिस्टेड है वो तो लिक्विड ही है। अरे एक मिनट में जानते हो ना, आप आराम से यूनिट्स को बेच सकते हो स्टॉक मार्केट में, है ना। सेल का कोट मारा, बिक गया। अब बोलो सर इतना जल्दी कैसे बिक जाएगा? अरे फिर वही बात, म्यूचुअल फंड की यूनिट का प्राइस है तो इसका मतलब डिमांड भी है और सप्लाई भी है, तो बिकेगा ही ना। तो दोनों ही, चाहे वो क्लोज एंडेड हो चाहे वो ओपन एंडेड हो, दोनों ही लिक्विड होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। अब आइए ट्रांसपेरेंसी। एक बात बताइए, म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है? सेबी। और सेबी के सारे लॉ किसको टारगेट करते हैं? डिस्क्लोजर को। हायर द डिस्क्लोजर, हायर द ट्रांसपेरेंसी एंड हायर द कॉन्फिडेंस, डीटीसी। तो क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू जब पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको धोखे में रखा जाएगा कि आपका पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है, या बताते रहेगा? आपको बताते रहेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। सेबी जहां भी रेगुलेटर है वो सिर्फ क्या करवाता है? डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। और जितना ज्यादा डिस्क्लोजर होगा उतनी ज्यादा क्या आएगी? ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो म्यूचुअल फंड में आप जो भी पैसा लगाते हो, आपका पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है, ये सब आपको पता चलता रहता है, याद रहेगा। तो ये सब कुछ फायदे हैं किसके, बोलो? म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के ये फायदे हैं, लेकिन कुछ रिस्क भी है। बताओ तो क्या क्या रिस्क हो सकता है, बताओ तो रिस्क क्या क्या हो सकता है। पहला रिस्क ये हो सकता है कि देखो, डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात है पर एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात नहीं है। जैसे 10 रुपए के शेयर, मतलब 10 रुपया है तुम्हारे पास, 1-1 रुपया का 10 शेयर खरीदे। अरे 1-1 रुपया का 10 शेयर खरीदने में कमीशन ज्यादा लग गया होगा, क्योंकि उनका मिनिमम कमीशन बहुत ज्यादा होता है। आपने, अच्छा तुम लोग डीमैट अकाउंट का ट्रेडिंग करते हो, मिनिमम कमीशन कितना लेता है तुम लोगों से? नहीं, 0.01 तो चलो परसेंटेज में हो गया, पर एक फिक्स अमाउंट भी होता है उनका, 20 रुपया। आप बोला ना। अब एक बात बताओ, आप 1 रुपया का एक शेयर खरीदोगे, उसमें मिनिमम 20 रुपया कमीशन लेगा, तो बताओ ये तो लॉस हो गया यार, नहीं लॉस हो गया? अरे आप समझते हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं? तो अगर उनका 20 रुपया मिनिमम कमीशन है तो आपको उतने अमाउंट की कम से कम ट्रेडिंग करनी चाहिए जिसका कमीशन 20 रुपया बनता हो, क्योंकि उतने अमाउंट से कम का ट्रेडिंग करोगे तो 20 रुपया तो लेगा ही लेगा। तो कभी कभी ये लोग एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्सेस। एक्सेस करने से क्या होता है, सो सुनिए। एक तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है कमीशन वाला, और दूसरा जो उनका की सेगमेंट है उससे उनका फोकस बिगड़ जाता है। जैसे एक बच्चा मालूम चला सीएस भी कर रहा है, सीए भी कर रहा है, सीएमए भी कर रहा है, सी से जुड़े जितने कोर्स है सब कर रहा है। जी आपको बहुत सारे लोग दिखवाऊंगा। अभी 2016 में एक स्टूडेंट मुझे मिली, मेरे यहाँ ही पढ़ती थी, तो एक दिन मैं सीए के बारे में कुछ अच्छी बातें कर रहा था, तो वो बोली कि सर मैं सीए कर रही हूँ, है ना, और आप क्यों बोल रहे हो ऐसा सीए के बारे में? मैं कुछ अच्छी बात कर रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा तुम सीए भी कर रही हो? तो हाँ। मैंने कहा अच्छी बात है, सीए कर रही हो। और सर सीएमए भी कर रही हूँ। मैंने कहा और? मैंने कहा सी से जुड़े हुए और भी कोर्स हैं, सीमा लंदन है वो भी कर ही लो, तुम सीएफए भी कर ही लो। तो बोले सर इसमें परेशानी कि हम सारे कोर्स कर रहे हैं, सारे कोर्स तो मैच करते हैं, आप समझते नहीं, फोकस बिगड़ जाता है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी ही सिर्फ कर रहे हैं तो लॉ पे पूरा फोकस है, लेकिन साथ में सीए भी कर रहे हैं तो देखिए फोकस कैसे बिगड़ता है। तुम अकाउंट्स के भी एक्सपर्ट बन रहे हो और लॉ के भी बन रहे हो। मेरा मानना पहले कंप्लीट कर लो फिर दूसरा चालू करो। ऊपर से एक दिक्कत है, सो भी सुनिए, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है। इंटरव्यू लेने वाला देखा अच्छा रेज्यूमे, सीए भी है, सीएस भी है, सीएमए भी है, अकाउंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया, टैक्स से भी पूछ लिया, सिक्योरिटी लॉ से भी पूछ लिया, हालत खराब। क्योंकि कोर्स तो कर लिया, पूरा नॉलेज याद थोड़ी रहता है, नहीं समझे आप? तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। अगर आपने इतना सारा कोर्स किया हुआ तो नॉलेज भी होना चाहिए, नहीं तो उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, पहले बताइए आप। तो जो की फोकस है उस पर ध्यान रखना है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, इनका नाम था सुनो, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। इनको सारा पैसा कहां लगाना चाहिए था? रियल एस्टेट सेक्टर में। पर इतना ना डाइवर्सिफिकेशन किया कि मालूम चला रियल एस्टेट में 20% लगा हुआ है, और मालूम चला कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%। जो डाइवर्सिफिकेशन किया, अलग अलग सेक्टर में बहुत पैसा चला गया। तो बताइए, आपका बेकार में नाम है रियल एस्टेट स्कीम, आपका तो नाम होना चाहिए था मल्टी सेक्टर स्कीम।
तो ये गलत कर रहे हो ना भाई। आप रियल एस्टेट का नाम देके ऐसे इन्वेस्टर्स को जोड़ा जो रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते थे, और तुम लगा दिए 20 सेक्टर में। गलत बात है कि नहीं गलत बात? अगला, ब्लू चिप सिक्योरिटी पे ज्यादा कंसंट्रेट कर जाते हैं कभी कभी ये। अब बोलो ब्लू चिप क्या होता है? तो जो सेंसेक्स की टॉप 30 है, सेंसेक्स की टॉप 30, उसको क्या बोलते हैं? ब्लू चिप। क्या बोलते हैं? ब्लू चिप। एक बात याद रखिएगा, जो ब्लू चिप सिक्योरिटीज होती है ना, वो आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देती। अब बोलो क्यों? ये क्या मतलब हुआ? ब्लू चिप टॉप 30 है तो सबसे अच्छी कंपनीज होंगी। सुनो इधर देखो, देखिए रिलायंस है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ब्लू चिप है, तो पक्का ब्लू चिप है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब सुनिए, मान लो उसका शेयर का दाम क्या चल रहा है अभी, देखो जरा आरआईएल का देखो तो, आरआईएल का शेयर का दाम क्या चल रहा है देखो तो। है 2513 ये चल रहा है। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे है। बाकी तुम लोग को थर्सडे को मालूम है ना, हमारा एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था, उसका भी आंसर आना है। मैं लॉस में चल रहा हूं, और मेरी अपोजिट पार्टी कौन थी? तुम जीत रही हो। कितने अमाउंट से जीत रही है? 18 रुपए। नहीं तो कितने से हार रहा हूं मैं? हार रहा हूं जीत रहा हूं? तो कितने से हार रहा हूं बता दो भाई, फिर मुझे फंड रेजिंग भी करना पड़े। 23। अच्छा, जो लोग नहीं याद है उसको पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, क्या हार रहे हैं क्या जीत रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा है उसको याद होगा। मतलब तुम लोग लॉस नहीं निकाल पा रहे हो। मेरा 19 है। अब 19 रुपया कहां से लाऊंगा इसको देने के लिए? अब ये सोचना पड़ेगा। ऐसे ही एमसीडी सारा बोर्ड वोर्ड हटा दिया है ना, कुछ दिन में मुझे उल्टा देगा वो है। उस दिन हाई पे गया था, ईम भ्रीम कोल्ड क्रीम का मंत्र पढ़ दी होगी पकड़ के। चलिए खैर, रिलायंस चल रहा कितने पे? 2513। तो सुनिए इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अब ये ना लगभग अपना हाई पकड़ चुका है एक तरीके से। इसका मतलब जीरो से कितने से? अच्छा, शेयर का दाम क्या होता है? फेस वैल्यू 10 रुपया। 10 रुपया से 2513 का सफर एक बार हो चुका है। अब ये 2500 से 2600 हो सकता है, या 2400 हो सकता है, इतने में ही घूमेगा। नहीं समझे? तो इसमें जो कहते हो वोलेटिलिटी से जो लोग पैसा कमाते हैं, ये ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते, क्योंकि इनका जो कहते हैं ना वो जो सफर है, ग्रोथ का सफर, इन्होंने अचीव कर लिया है। तो ये बिग कंपनीज हैं। और एक वर्ड बताता हूं तुम्हें, पोटेंशियली बिग। दो वर्ड होता है, एक बिग और एक पोटेंशियली बिग। पोटेंशियली बिग कौन है? स्टार्टअप। मान लो एक कंपनी है 10 रुपया पे अभी चल रही है, तो इसका अभी 2500 तक का सफर बाकी है। अभी घुस गए तो इसके 2500 तक का सफर कर सकते हो तुम। नहीं समझे? तो एक बात बताओ, 2500 का शेयर 2600 का हो गया, या गिरा भी तो 2400 से नीचे नहीं गया, ये ज्यादा ग्रोथ है या लॉस है, या ये वाला? जी मतलब 10 से 2500 का सफर। 10 से 2500 का सफर कहा जाता है। रिलायंस में जो शुरू में जुड़े ना, वो सब करोड़पति बन गए। लेकिन आज तुम जुड़ के सोचो करोड़पति बन जाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनमें ज्यादा वॉलिटिलिटी अब है ही नहीं। इन्होंने अपना एक स्टेज पकड़ लिया। अब इसी से थोड़ा नीचे आते हैं और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, इतने में रहते हैं। नहीं समझे? लेकिन जो स्टार्टअप सब होता है, गिरने के लिए 10 भी गिर जाए और चढ़ने के लिए 2500 भी पहुंच जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या एक बात है, हमें बैलेंस रखना चाहिए। कुछ ब्लू चिप में लगा दो जिसे सेफ इन्वेस्टमेंट रहे। क्या रहे? सेफ इन्वेस्टमेंट रहे। और कुछ पैसा लगा दीजिए पोटेंशियली बिग। क्या लगा दीजिए? पोटेंशियली बिग। ध्यान से देखो इधर सुनो, पोटेंशियली बिग। आप पोटेंशियली बिग में लगाएंगे तो आपको वोलेटिलिटी का ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं। तो म्यूचुअल फंड को क्या करना चाहिए? क्या थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। अब सारा पैसा तुम सेफ में लगा दोगे तो या तो रिटर्न ही नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सेफ में लगाओ, थोड़ा सा रिस्की में भी, हल्का सा तो रिस्की में लगाओ जहां रिटर्न बहुत आने के चांसेस हैं। अगला बोलो, कभी कभी हाई टर्नओवर करने के चक्कर में क्या कर जाते हैं, खूब शेयर खरीदते बेचते हैं, और शेयर खरीदने बेचने के चक्कर में हर बार क्या देते हैं? ब्रोकरेज। हर बार क्या देते हैं? कमीशन। इनका खर्चा बढ़ जाता है। अब इनका खर्चा बढ़ जाता है तो सोचिए, खर्चा बढ़ेगा तो इनका एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो हमें डिविडेंड कम मिलेगा। चलो अगला। अच्छा एक बात बताइए, हमने इनको क्यों पैसा दिया था? क्योंकि ये अच्छी प्लानिंग करते हैं। लेकिन इन्होंने अगर पूरी पुअर प्लानिंग कर दी तो
अगर इन्होंने प्लानिंग खराब कर दी तो, जैसे मालूम चला पैसा लगाया तुमने म्यूचुअल फंड को दिया, म्यूचुअल फंड गुस्से में कर दिया बर्बाद पकड़ के तुम्हारा, तो गड़बड़ हो सकता है, रिस्क तो है। जिस पे विश्वास किया अगर उसने ही विश्वासघात किया तो लॉस तो है। तो यही लॉस है ना यहाँ पे। विश्वास तुमने किस पर किया? म्यूचुअल फंड पर। म्यूचुअल फंड ने क्या कर दिया? पुअर प्लानिंग, या क्या कर दिया बोलो? अनरिसर्च फॉरकास्ट। फॉरकास्टिंग क्या होता है पहले बताइए, क्या होता है? अनुमान लगाना। अच्छा, ऐसे अनुमान लगाएंगे जैसे मालूम चला म्यूचुअल फंड ऐसा है, एक छोटी सी बच्ची को रखे हुआ है और 2 उंगली कहता है पकड़, जानते हैं ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। हम लोग बचपन में रिजल्ट से पहले करते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, इंडिया में तो गजब गजब फॉरकास्टिंग होता है। मेरे यहाँ एक छोटा सा कीड़ा कभी कभी चलता है आपके, और उसके सामने एक लाइन खींच देते हैं और कहता है अगर ये इसको पार कर गया तो तुम जीत जाओगे, और अगर ये मुंह मोड़ के चला गया तो तुम हार जाओगे। तो हमारे यहाँ ऐसे फॉरकास्टिंग होता है। अच्छा, कभी किया है ऐसा? जैसे कोई चींटी है, मान लो अगर चींटी ऐसे ऐसे चलती आ रही है, तुमने एक लाइन खींच दिया, अगर वो चींटी लाइन पार कर गई तो लोगों को लगता है आशीर्वाद मिला भगवान का और हम इसको पार कर जाएंगे। अच्छा, अगर वो मुंह मोड़ के ऐसे चली गई तो कुछ लोग क्या करते, चला कि मैं क्या करता, फिर यहां भी लाइन खींचता था, आज तो पार करवा के छोड़ूंगा। अच्छा, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है? तो एम आई तो ओनली कि जो इतना बेवकूफ था? यस सर, बोलो। नहीं, कोई ना कोई किया तो होगा। प्लीज, मैं अकेले में बड़ा शर्म आ रहा है ये बोलने में। हाँ, ये इसने किया, इसने किया। देखो, किया, सच में किया तो सच में किया तो भाई अच्छी बात है कि नहीं? है? पूरे बॉक्स बना दीजिए, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। अगर दिन खराब हो तो वहीं मर जाएगा वो। चलिए अगला। अच्छा, एक बात बताइए, तुमको याद है एएमसी अपॉइंट होता है? अरे बोला था ना, ट्रस्टी अपॉइंट करता है एएमसी। नाम क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट को मैनेज करने के लिए अलग से कंपनी, ये कंपनी एक्ट वाली होगी। ये क्या होगी? कंपनी एक्ट वाली। अगर वही घटिया निकले तो, एएमसी घटिया निकले तो समझो एएमसी हो गया म्यूचुअल फंड का डायरेक्टर। क्या हो गया? डायरेक्टर। स्पॉन्सर हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कितना भी अच्छा हो, लेकिन डायरेक्टर खराब हो गया तो फिल्म खराब ही तो बनेगी। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आगे। अच्छा, एक चीज तुम लोग को सिखाया था मैंने कि जब भी सेंसेक्स गिरता है तो यही मत समझना कि तुम्हारा भी शेयर गिर गया, है ना? या सेंसेक्स बढ़ता है तो तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारा भी शेयर बढ़ा ही हो। तो देखिए, रिस्क ऑफ द स्कीम और रिस्क ऑफ द मार्केट दोनों अलग अलग है। जैसे मार्केट में मालूम चला, देखिए ध्यान से, आईटी सेक्टर में मान लो बेयरिश ट्रेंड है, मतलब आईटी सेक्टर में अच्छा नहीं चल रहा है, मान लीजिए, लेकिन तुम्हारा पैसा लगा हुआ है गोल्ड में, तो तुम क्यों घबरा रहे हो यार? रिस्क ऑफ द मार्केट अलग है और रिस्क ऑफ द स्कीम अलग है, दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। कहीं से किसी ने आईटी सेक्टर गिर गया, गोल्ड भी बेच दिया पकड़ के। अरे भाई, आईटी सेक्टर गिरा है यार, तुम्हारा स्कीम आईटी स्कीम थोड़ी है। तुम्हारी स्कीम कौन सा है? गोल्ड स्कीम है। तो तुम गोल्ड के हिसाब से डिसीजन लोगे कि आईटी के हिसाब से डिसीजन लोगे? बताइए। चलिए, अब सुनो जरा ध्यान से। म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, ऊपर तो मैंने बता ही दिया। और भी कुछ रिस्क हैं जिसको आप सिस्टमेटिक रिस्क कह सकते हैं और अनसिस्टमेटिक रिस्क कह सकते हैं। बताओ सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे जो एमसीडी कर रहा है आजकल, लक्ष्मी नगर को बर्बाद किया हुआ, तो उसको मैं क्या कर लूंगा? कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे क्लास में मान लीजिए किसी वजह से डिसिप्लिन खराब हो रही, तो मैं उसको बोल बोल के ठीक कर सकता हूं। तो ये मेरे लिए अनसिस्टमेटिक है। और जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है वो सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क को आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम आप बदल नहीं सकते, लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क आपसे जुड़ा हुआ है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आईसीएसआई का रिजल्ट परसेंटेज तुम्हारे लिए क्या है? आईसीएसआई का रिजल्ट परसेंटेज, जैसे आईसीएसआई रिजल्ट कम दे रहा है तो ये तुम्हारे लिए सिस्टमेटिक रिस्क है, तुम उसको रोक नहीं सकते। अच्छा, अनसिस्टमेटिक रिस्क ये है कि वो जितना रिजल्ट दे रहा है उसमें हम आ जाए, तो हम अपने आप को सही कर सकते हैं, आईसीएसआई को सही नहीं कर सकते। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, पहले बताइए। तो इस बात का ध्यान रखिए, डेवलपमेंट कहां होना है, चेंज कहां होना है, आईसीएसआई में या हम में? हम में। ठीक है, चलो। कुछ रिस्क तुम लोग को मैंने स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर में भी पढ़ाया था। जैसे वोलेटिलिटी रिस्क क्या होता है? कभी कभी शेयर का दाम एक्सेस वोलेटाइल हो जाता है, और एक्सेस वोलेटाइल में कभी कभी लॉस भी हो जाता है। जैसे कैसे, सुनो,
एक शेयर का दाम यहां चल रहा था, यहां पहुंच गया। अब गलती क्या हुआ, तुम यहीं खरीद ली, मतलब तुम उसको देखे उसी समय। तो तुमने जब खरीदा तो सुपर हाई था, लेकिन सुपर हाई तो एक्सेस वोलेटिलिटी है, और एक्सेस तो हमेशा रहेगा नहीं, अपने औकात पर आएगा वापस ही, औकात पे वापस आ गया, और इतने पर चल रहा जिंदगी भर। अब बर्बाद कौन हुआ, जो यहां खरीद के बैठा था। नहीं समझे, ये तब हुआ जब एक्सेस वोलेटिलिटी था। अगर उसमें एक्सेस वोलेटिलिटी ना होता, नॉर्मल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता, तो थोड़ा ऊपर गया तो थोड़ा नीचे भी आएगा, लेकिन फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन एक्सेस वोलेटिलिटी मारे हुआ है, तो हर बार एक्सेस हो ऐसा जरूरी नहीं समझे आप। चलो अगला कौन सा रिस्क, क्रेडिट रिस्क। आपको स्कीम में कहा गया था हम इतना इंटरेस्ट तो देंगे, इतना तो आपको हम फायदा देंगे, लेकिन वो आपको उतना फायदा दे पाए नहीं, तो ये कौन सा रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया। उनकी क्रेडिबिलिटी पे है ना एक तरीके का निशान पड़ गया कि भाई जो तुमने वादा किया था उसको तुमने निभाया नहीं। अगला कौन सा रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। बेचारा खरीद तो लिया, रिडीम भी हो जाएगा। मैंने बोला था ना म्यूचुअल फंड के सारे यूनिट्स आराम से रिडीम हो जाते हैं, लेकिन रिडीम किस पर हो रहा है, लॉस पे। ऐसा भी तो हो सकता है, अरे म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो म्यूचुअल फंड में लगा के ये मत समझो कि तुमको लॉस नहीं होगा, लॉस तो तुमको वहां भी हो सकता है। हाँ ये है कि डायरेक्ट लगाते उससे थोड़ा सा कम लॉस होगा, पर लॉस तो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड प्रॉफिट का गारंटी देता होता तो हर आदमी कहाँ पैसा लगाता, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता। तो क्या बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी लॉस में चले जाते हैं? जी, मैं जिस म्यूचुअल फंड पर हाथ रखता हूँ लॉस में चला जाता है। ऐसा तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कभी कभी, हमने जिस शेयर में पैसा लगाया वही गिरने लगा? ऐसा नहीं होता है, तो उल्टा होता है, या बैलेंस रहता है, कोई गिरता है कोई चढ़ता है, कोई गिरता है कोई चढ़ता है, इस तरीके से। तुम लोग भाई, तुम लोग का नाम अपना चेंज कर लो, झुंझुन वाला लगा लो अपने नाम के साथ। कितना बड़ा स्टॉक मार्केट प्लेयर सब क्लास में, देखो करा जो शेयर पे हाथ रखता हूं बढ़ता है? कितने लोग स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं? डीमेट अकाउंट कितने लोगों के पास है? अरे पूरे अच्छे से हैंड रेज करो। करते हो शेयर ट्रेडिंग? और शेयर ट्रेडिंग में क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है, बीच बीच में चल रहा हूं, बैलेंस चल रहा है। अब बेचारा कैसे कोई बोले कि लॉस चल रहा है ना? बैलेंस चल रहा है, प्रॉफिट में है। अरे क्या बात है यार। और कोमल ये प्रॉफिट में है। हाँ, इसका इंस्टॉलमेंट सब देख लेना, आईडी कार्ड सब देख लेना। अच्छा देख, और बाकी लोग हम देख रहे हैं नहीं है। अरे आजकल तो वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप आ रहा है यार। तुम क्या बोलता हो, किस कहां से डाउनलोड करते हैं ऐप? कौन सा स्टोर होता है? प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर जाइए, आप लिखिए ना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ऐप, बहुत सारे हाँ ट्रेडिंग ऐप आपको मिल जाएंगे। ऐसे वर्चुअल ट्रेडिंग करो। वर्चुअल का मतलब आप सच का पैसा मत लगाइए, झूठा पैसा लगाइए, है कि नहीं। अगला कंसंट्रेटेड रिस्क। इसका क्या मतलब बताओ? वही वाला, सारे मनी उठा के कहां डाल दिए, एक ही सेक्टर में डाल दिए, तो ये रिस्क नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। अरे डाइवर्सिफिकेशन तो थोड़ा होना चाहिए ना। और लास्ट में कौन सा रिस्क? इन्फ्लेशन रिस्क। ये तो पूरी देखो, पूरा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब तब है जब सेविंग्स है। सेविंग्स तब है जब महंगाई कम है। अगर महंगाई बढ़ने लगे तो सेविंग्स नहीं होगी। और शुरू में बताया था सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? पहले बताइए कि लोन लेके करोगे इन्वेस्टमेंट, सेविंग टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, क्लियर से याद आया, न्यू सिलेबस में ना एक चैप्टर जोड़ा गया है सिक्योरिटी लॉ में, है ना। तो अभी मैं वो वॉल्यूम 2 बना रहा हूं ना तुम लोग का बुक। अभी तुम लोग का सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम 1 ही तो मिला है, वॉल्यूम 2 बुक बना रहा हूँ, अमेंड कर रहा हूँ, एडिशंस कर रहा हूँ बहुत सारे। तो वो उसमें एक चैप्टर जुड़ गया है न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा भी बैठने के लिए बैठ जाना, नॉलेज ही तो मिलेगा। कि नहीं बैठोगे? अगर मैं झूठ बोल दूं कि तुम्हारे सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो ठीक है, मैं झूठ बोलता हूं, वो तुम्हारे भी सिलेबस में है। चैप्टर का नाम अभी बना ही रहा हूं, लेकिन वो चैप्टर बहुत मैंने देखा वो लंबा चौड़ा है, 7-8 पेज का चैप्टर है, 8-9 पेज का चैप्टर है ना। तो मजा आएगा तुम लोग को सिक्योरिटी लॉ में इस बार। आइए, ये पढ़ा दिया तुम लोग को। चलो इसके बाद अब क्या आ रहा है? स्टेक होल्डर्स इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है क्या? नहीं सुन नहीं पाए, क्या बोले? ब्रेक चाहिए? ब्रेक के बाद क्या पढ़ेंगे? स्टेक होल्डर्स पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, अब ब्रेक के बाद क्लास चलेगी D2H पे, ठीक है। चलो, तो योर ब्रेक स्टार्ट्स नाउ।